जब उस सीईओ पत्नी ने मुझे सारे दस्तावेज फाड़ते देखा और उसके परिवार के विशाल समूह के खिलाफ सीधा मोर्चा लेते हुए देखा, तब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि ये पति वो नहीं रहा जिसे वो अब कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन जब उसने मेरे हाथ में दिए गए तलाक के कागजात देखे तो वो सन्न रह गई। उन कागजात में लिखा था कि मैं बिना कुछ लिए जा रहा हूँ और यहाँ तक कि हमारे बेटे की कस्टडी भी छोड़ रहा हूँ। उस वक्त मेरे मन में कुछ भी नहीं था, बस एक बात थी, हमारी शादी तो नाम की ही रह गई थी। मैं अब इसे बनाए रखना नहीं चाहता था। साइन करना हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही चाहते हो कि जंग जिंग तुम्हारा दामाद बने, मैं तो बस रास्ता छोड़ रहा हूँ। ये कहकर मैंने उस पिंजरे को छोड़ दिया जिसे घर कहा जाता था। मुझे लगा ये औरत समझदार होगी और तलाक के कागजात साइन कर देगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने उन्हें फाड़ कर तोड़ दिया। अब कहानी समझिए। बचपन से ही मुझे सू परिवार ने अपना दामाद बनने की ट्रेनिंग दी थी। 20 साल की उम्र में मैंने सू चिन युआन से शादी कर ली। 22 साल की उम्र में हमारा बेटा गुआनियन पैदा हुआ। हमारा बेटा बिल्कुल सू चिन युआन पर गया था, हमेशा चुप रहने वाला, दूर रहने वाला, कभी खुद से मेरे पास नहीं आता था। लेकिन पिछली रात पहली बार उसने खुद से आकर मुझसे बात की। वो बोला, पापा, अंकल जंग बीमार हैं और मरने वाले हैं। उनकी इच्छा है कि वो मम्मी से शादी करें। क्या आप और मम्मी तलाक ले सकते हैं? उस पल मैंने माँ और बेटे दोनों से अपनी पूरी उम्मीद खो दी। तो फिर चलो तलाक ही लेते हैं। नाश्ते के दौरान मैंने खुद पहल करके सू किंग युआन को तलाक के कागजात दे दिए। हमारे बेटे की बातों ने मुझे पूरी रात सोचने पर मजबूर कर दिया था। चूंकि उसे जंग जिंगरॉन इतना पसंद है तो मैं अपने बेटे की कस्टडी भी छोड़ दूंगा और बिना कुछ लिए जाऊंगा। हमारी जितनी भी संयुक्त संपत्ति है वो तुम बेटे के नाम कर देना, यही उसके लिए मेरी बाल सहायता राशि समझो। सू किंग युआन ने अपना कॉफ़ी का कप रखा और ऊपर देखा। उसने पूछा, तुम मुझसे बात कर रहे थे? मैंने उसके कान में लगे ब्लूटूथ हेडसेट को देखा और अचानक मुझे एहसास हुआ मैं जो कुछ भी बोला उसने एक शब्द भी नहीं सुना। अंदर ही अंदर एक तीव्र निराशा उमड़ आई। हर बार जब मैं उससे बात करता उसी उपेक्षा का सामना करना पड़ता। मैंने सीधे तलाक के कागजात का आखिरी पन्ना पलटकर उसके सामने कर दिया। साइन करो, इसमें तुम्हारे कुछ ही मिनट लगेंगे। सू किंग युआन ने नाक भौं सिकोड़ते हुए मुझे देखा और वो कागजात खोलने ही वाली थी कि तभी हमारा बेटा दौड़ता हुआ आ गया। मम्मी, क्या आप बाद में अंकल जंग के साथ पूल खेलने जा रही हो? मैं भी चलना चाहता हूँ। सू किंग युआन को उठते देख मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। पहले ये साइन करो। इस बार सू किंग युआन ने आखिरकार अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि मैं इतना मजबूत पक्ष भी रख सकता हूँ। हमारा बेटा अभी भी आग्रह कर रहा था, मम्मी जल्दी करो, अगर अंकल जंग को ज़्यादा इंतजार कराया तो वो फिर से गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें सज़ा देंगे कि तुम उन्हें किस करो, फिर मैं वो पूरा कर दूंगा। अगले ही पल सू किंग युआन ने बिना कुछ देखे कलम उठाई और साइन कर दिया। माँ और बेटा तेजी से चले गए। मैंने और नहीं देखा। मैंने भी कलम उठाकर उसके नाम के आगे अपना नाम साइन कर दिया। इस जीवन में मेरा नाम और सू किंग युआन का नाम साथ साथ सिर्फ 2 बार आया है। पहली बार हमारे शादी के सर्टिफिकेट पर और दूसरी बार यहाँ। साइन करने के बाद मेरा हाथ अभी भी हल्का सा कांप रहा था। मैंने तलाक के कागजात को फोल्ड किया और अपने वकील को भेज दिया, जिससे मैंने पहले ही संपर्क कर लिया था। फिर मैं ऊपर गया अपना सामान पैक करने। अलमारी कपड़ों से भरी थी, फिर भी एक भी ऐसा आउटफिट नहीं था जो मुझे पसंद आए। कोई नहीं जानता कि 16 साल की उम्र से पहले मुझे दिल खोलकर हंसना पसंद था, मुझे बंजी जंपिंग पसंद थी, मुझे रेसिंग कारों से प्यार था। लेकिन जब से सू किंग युआन से शादी हुई मुझे नियम सिखाए गए, विनम्र, नरम, क्योंकि सू परिवार को सिर्फ एक मानक श्रीमान गू चाहिए थे। लेकिन उस तरह के होने पर भी मुझे सू किंग युआन के दोस्तों से मिलनी थी सिर्फ उपहास। वो कहते थे मैं एक नकली इंसान हूँ और उन्हें लगता था कि जंग जिंगरॉन और सू किंग युआन एक बेहतर जोड़ी है। ये सब सोचते हुए और अपने सामने श्रीमान गू के कपड़ों को देखते हुए मुझे अचानक तेज दर्द हुआ। एक अनकही मिचली आई और मैं बाथरूम की तरफ भागा, जोरों से उल्टी करने लगा। काफ़ी देर बाद कुछ सुधार हुआ, फिर मैंने अपना चेहरा उठाकर आईने में देखा। ये तलाक सच में बदसूरत है। अचानक मुझे लगा कि तलाक लेना बिल्कुल सही फैसला था। मैं इस पिंजरे में नहीं जीना चाहता। मैं इस पिंजरे से भागना चाहता हूँ और अपने असली रूप में वापस लौटना चाहता हूँ। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि वो मुझे लेने आ जाए, सू परिवार का घर छोड़कर, क्योंकि वो मेरा घर नहीं है। और गू परिवार, जब से सू किंग युआन और मेरी शादी हुई उन्होंने मुझसे कोई लेना देना छोड़ दिया था, तो वो भी मेरा घर नहीं है। मेरा भाई जल्दी ही दरवाजे पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। तेरे पास मुझे कॉल करने का वक्त कैसे आ गया? आज तो तेरा बर्थडे है। तूने तो 1 हफ्ते पहले कहा था कि तू अपनी पत्नी और बेटे के साथ बर्थडे मनाएगा। मैं सन्न रह गया। मैंने अपना फ़ोन निकाला और चैट हिस्ट्री चेक की। सच में मैंने 1 हफ्ते पहले एक रेस्टोरेंट बुक किया था और सू किंग युआन को इन्विटेशन टेक्स्ट भी भेजा था, लेकिन उसने आज तक कोई जवाब नहीं दिया था। पहले मैं निराश हो सकता था, लेकिन अब मैं सुन पड़ चुका था। ये सोचकर मैं भाई के साथ गाड़ी में बैठ गया और बर्थडे रेस्टोरेंट की तरफ चल दिया। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे और बर्थडे रिजर्वेशन कोड दिया तो रेस्टोरेंट मैनेजर शर्मिंदगी से हमें रिफंड देने लगा। सर, आज रेस्टोरेंट को सीईओ सू ने पूरा बुक करवा लिया है। वो और यंग मास्टर मिस्टर जंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी पिछली डिपॉजिट हम आपको डबल लौटा देंगे।
मैंने कहा, रिफंड की ज़रूरत नहीं, आपके सामने जो खड़ा है वही है वो शख्स। लेकिन जैसे ही हम मुख्य हॉल के बीच में पहुंचे, दूर से एक खुशहाल परिवार की हंसी की आवाज़ आई। मैंने देखा सू किंग युआन और गुआनियन चेन जंग जिंगरॉन का बर्थडे मना रहे थे। आपको शांति और सफलता मिले। मेरी दुआ है अंकल जंग की इच्छा पूरी हो कि आप मम्मी से शादी कर लें और मेरे पापा बन जाएं। मैंने देखा जब उन्होंने बर्थडे विशेस दी और तीनों खुशी से बैठ गए। मैंने देखा सू किंग युआन की नज़र जंग जिंग पर ही टिकी रही और मैंने अपने बेटे गुआनियन चेन को जंग जिंगरॉन के लिए कुर्सी खींचते, चाय डालते, उसके कपड़े ठीक करते देखा। 5 साल की शादी में सू किंग युआन ये भी नहीं जानती कि मेरा बर्थडे कब है, बल्कि सेलिब्रेट करना तो दूर की बात है। और मेरे बेटे ने मुझे कभी एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। मेरा भाई ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो आगे बढ़कर इंसाफ मांगने लगा, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। ज़रूरत नहीं है, मैंने सू किंग युआन के साथ तलाक के कागजात साइन कर दिए हैं। भाई तुरंत मुझे अपने घर ले गया। मैं रोया नहीं, लेकिन वो फूट फूट कर रोने लगा और मुझे जकड़ लिया। वो बोला, सू किंग युआन, वो औरत, गुआनियन, वो एहसान फरामोश बच्चा, शांत हो जा। 5 साल से तू 24/7 उस माँ बेटे के पीछे चक्कर काट रहा था। न कोई नौकरी, न कोई सोशल लाइफ। मैं तुझे बड़ी मुश्किल से बाहर घुमाने ले जाता था और बस सू किंग युआन का एक फ़ोन आता और तू खुशी खुशी बच्चे की तरह घर दौड़ा जाता उसके लिए हैंगओवर सूप बनाने। जब तेरा बेटा दूध छुड़ा रहा था और रो रो कर परेशान हो रहा था, तूने रात भर उसे गोद में झुलाया, दिल लगाकर किया, बदले में सिर्फ धोखा मिला। मुझे पता है तुझे बहुत दर्द हो रहा है, रो ले, बस रो ले। मेरे भाई के गिले शिकवे सुनकर मैंने पीछे झुककर बियर का एक लंबा घूंट लिया और सोफे पर लेट गया। मैं अब नहीं रो सकता, लेकिन पहले बहुत रोया हूँ। जब सू मदर ने मुझे एटिकेट सीखने को मजबूर किया, जब मैंने सू किंग युआन से दिल की बात कही तो उसने इग्नोर कर दिया, जब बर्फीली रात में मैंने आधी रात तक सू किंग युआन का इंतज़ार किया और वो घर नहीं आई, तब मैंने बेवकूफ़ी से उम्मीद लगाई थी। जब गुआनचिन को रात में बुखार आया तो मैंने सू किंग युआन को फ़ोन किया और उसने फ़ोन काट दिया। तब भी मैं बेवकूफ़ी से एक प्यार भरी शादी, एक दयालु पिता और एक वफ़ादार बेटे की चाहत रखता था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं। 5 साल हो गए, मुझे बहुत पहले ही होश आ जाना चाहिए था। थोड़ी देर शराब पीने के बाद मैं गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जल्दी अचानक मुझे सू किंग युआन का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ अभी अभी जगने की थी, थोड़ी भारी थी। वो नेकलेस जो मैं सोमवार को पहनती हूँ कहाँ है? मैंने अनजाने में जवाब दिया, ड्रेसिंग रूम के पहले दराज में। और मैचिंग ईयरिंग्स? नेकलेस वाले दराज के नीचे। सवाल जवाब की इस कड़ी के बाद मुझे एहसास हुआ हम तलाक लेने वाले हैं। आगे मुझे ये सब नहीं करना होगा। ये सोचकर मैंने प्यार से उसे याद दिलाया, मेड से ड्रेसिंग रूम दोबारा व्यवस्थित करवा लेना, आगे जब कुछ ढूंढना हो तो उनसे पूछ लेना। हम तलाक लेने वाले हैं, तुम्हारा मुझे फ़ोन करके सामान ढूंढना अब उचित नहीं है। मेरी बात ख़त्म होते ही मैंने सू किंग युआन की तरफ से एक हल्की सी हाँ सुनी। लाइन के दूसरे छोर पर दराज खुलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा मैंने साफ शब्दों में कह दिया है। मैं फ़ोन रखने ही वाला था तभी सू किंग युआन ने एक आदेश दिया, अगले कुछ दिनों तक सू ग्रुप के सीईओ ऑफिस में दोपहर के खाने में सी फूड कांजी लेकर आना। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। लगता है तलाक वाली मेरी बात उसने फिर से एक शब्द नहीं सुनी। मैंने गहरी सांस ली, गुस्से से मेरी उंगलियां कांपने लगीं। मैंने तुरंत सू किंग युआन का नंबर ब्लॉक कर दिया। थोड़ा सोचकर गुआनियन के किंडरगार्टन टीचर का नंबर भी ब्लॉक कर दिया, लेकिन सू मदर को ब्लॉक करना भूल गया। तो जब मैं अच्छी तरह सोकर दोपहर के खाने के लिए बाहर निकला तो उसने मुझे मेरी गाड़ी में रोक लिया। उसने फ़ोटो का एक ढेर मेरे मुंह पर दे मारा। वो सारी फ़ोटो सू किंग युआन और जंग जिंग की अंतरंग तस्वीरें थीं। वो बोली, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। 16 साल की उम्र से मैंने खुद तुम्हें सिखाया। 10 साल बीत गए, फिर भी तुम अपनी पत्नी का दिल नहीं जीत सके। अगर मुझे पता होता तुम इतने बेकार हो तो मैंने उस वक्त जंग जिंग को नज़रअंदाज नहीं किया होता कि वो नाजायज़ बेटा है। एक फ़ोटो के तेज़ कोने ने मेरी गर्दन पर खरोच लगा दी। जब मुझे सू परिवार ने भविष्य के दामाद के रूप में चुना था, तब मेरे आसपास के कई दोस्त मेरी किस्मत की तारीफ़ करते थे, लेकिन उसकी कीमत ये थी कि 16 साल की उम्र से मैंने अपनी आज़ादी खो दी। मैं सिर्फ श्रीमान गू बनने के लिए जीता था। मैं दम घोटने को मजबूर था। हाई स्कूल के आखिरी साल में मैंने जानबूझकर बगावत की, जल्दी डेटिंग शुरू कर दी। सू किंग युआन के सामने हंगामा किया ताकि वो सगाई तोड़ दे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि सू किंग युआन से शादी को सिर्फ 5 साल हुए हैं, लेकिन मैं 10 सालों से हेरफेर किया जा रहा था। बहुत हो गया। सू किंग युआन और मैंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए हैं। मैं कस्टडी के लिए नहीं लड़ रहा और बिना कुछ लिए जा रहा हूँ। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो कोई और उपयुक्त दामाद ढूंढ लो। ये कहकर मैंने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। सू मदर एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर तुरंत गुस्से में आ गई और उन्होंने मेरी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। गुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सू मदर के तीखे चमकदार लाल नाखून मेरे मांस में धंस गए। सुई चुभले जैसा दर्द था, लेकिन मैं हंसा। कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होगी। सू परिवार का दामाद बनना मेरे लिए कभी सम्मान की बात नहीं थी। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर खींची और बाहर वाले को पहली बार अपनी कलाई के पुराने निशान दिखाए। सू मदर ने वो दांतेदार निशान देखकर इतनी हैरानी से मेरा हाथ छोड़ दिया।
मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता था। क्या तुम जानती हो पिछले 10 सालों से हर बार जब मुझे बुरा सपना आता है तो मैं क्या चिल्लाता हूँ? मैं चिल्लाता हूँ क्या कोई मुझे बचा सकता है। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ सबसे पहले खुद को वही बचा सकता है। जब मैं आज़ाद होकर अपने आप को जी सकता हूँ तभी मैं जीवित हूँ, मैं शांत हूँ। ये कहकर मैंने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। इस बार समुद्र ने मुझे नहीं रोका, लेकिन मेरे दिल में जो कालापन था उसे दबाना मुश्किल हो रहा था। मुझे अपनी भड़ास निकालनी थी, तो मैंने वो चमकदार लाल सुपर कार निकाली जो काफ़ी समय से धूल खा रही थी और एक्सेलरेटर पर पूरा जोर लगाकर तेज़ी से निकल गया। लेकिन शायद सू किंग युआन मेरी बदकिस्मत है। मैंने अभी एक चौराहे पर रफ्तार भरी ही थी कि मेरी टक्कर एक मेबैक से हो गई। जिस नंबर प्लेट पर 58 लिखा था वो सू किंग युआन की कार थी। सू किंग युआन का असिस्टेंट तुरंत दूसरी कार से बाहर निकला। उसने मुझे देखकर पल भर के लिए सन्न रह गया। श्रीमान गू, मुझे उसकी हैरानी देखकर कोई हैरानी नहीं थी। 5 साल की शादी में सू किंग युआन के आसपास के लोगों ने मेरे बारे में एक स्टीरियोटाइप बना लिया था। ऐसे शख्स का रेसिंग कार चलाना आरों को अजीब लगना ही था। मैंने कोई सफाई नहीं दी, बस एक बिजनेस कार्ड थमाया। जितना नुकसान हुआ हो मुझे बता देना। ये कहकर मैंने धूप का चश्मा लगाया और एक्सेलरेटर दबाकर चल दिया। असिस्टेंट तुरंत मेबैक में लौटा और सू किंग युआन को रिपोर्ट किया, सीईओ सू, दूसरी कार श्रीमान गू चला रहे थे। सू किंग युआन ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए बस एक ठंडी नज़र डाली। लगता है उसके लिए चाहे ड्राइवर उसका पति हो या कोई अजनबी, सब एक समान था। असिस्टेंट ने अपनी हैसियत समझी और कुछ और नहीं पूछा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 3 घंटे बाद पति पत्नी की मुलाकात फिर से हुई। इस बार सू किंग युआन शहर के बाहरी इलाके में एक रेस ट्रैक पर लैंड डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एक पार्टनर के साथ आई थी। यहाँ पर एक रेस चल रही थी। एक लाल स्पोर्ट्स कार जिसमें एक मर्दाना सा आकर्षण था ने पहला स्थान हासिल किया था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला। उसने टाइट डार्क रेड रेसिंग सूट पहना हुआ था और उसका लंबा कद इतना आकर्षक था कि नजरें हटाना मुश्किल था। यहाँ तक कि सू किंग युआन के चेहरे पर भी हैरानी और प्रशंसा साफ झलक रही थी। जब तक ड्राइवर ने अपना हेलमेट नहीं उतारा, असिस्टेंट लगातार अचंभे के भाव से देखता रहा। श्रीमान गू इतनी अच्छी रेसिंग कर सकते हैं? लेकिन सू किंग युआन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने उन औरतों को देखा जो उस लंबे कद की तरफ जलती निगाहों से देख रही थीं, तो उसकी आंखें जरा सी सिकुड़ गईं। जहां तक मेरी बात है, जब मैंने सू किंग युआन की नज़र देखी तो मैंने सिर उठाकर उसका अभिवादन तक नहीं किया। इन सालों में हाई सोसाइटी पार्टियों के अलावा जब हम मिलते थे वो अक्सर मुझे ना जानने का प्रिटेंड करती थी। तो जब रेस ऑर्गेनाइजर ने मेरा और सू किंग युआन का परिचय करवाया तो मैंने भी उसे ना जानने का प्रिटेंड किया। सीईओ सू, बहुत समय से आपकी प्रशंसा सुन रहा था। सू किंग युआन बिल्कुल भावहीन रही। माहौल तुरंत ऑकवर्ड हो गया। तभी जंग जिंग की आवाज़ आई, हाय सब लोग। किंग युआन, काम हो गया? हाँ, चलो कंपनी चलते हैं खाना खाने। ठीक है, अभी चलते हैं। मैंने सिर घुमाया और देखा जंग जिंग रॉन मेबैक से उतर रहा था और बेशर्मी से जैसे कोई देख नहीं रहा उसने सू किंग युआन की कमर में हाथ डाल दिया। शायद जंग जिंग मुझे अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था, उसने मुझ पर मुस्कुराना तक नहीं छोड़ा। जब वो चले गए तो किसी ने सिसकारी भरी, सीईओ सू काम पर भी श्रीमान गू को साथ लेकर आती हैं, उनका रिश्ता कितना अच्छा है। सू किंग युआन का असिस्टेंट अभी तक वहीं था। उसने ये सुनकर मेरी तरफ अजीब नज़र से देखा। शायद वो सोच रहा था कैसा बेकार आदमी है। मैंने कुछ नहीं कहा। रेस ट्रैक से भी चला गया और तुरंत अपने वकील को फ़ोन लगाकर पूछा कि तलाक का सर्टिफिकेट कब मिलेगा। 7 दिन इंतज़ार करना होगा। 7 और दिन? कोई बात नहीं, 10 साल सहे हैं, 7 दिन और सह सकता हूँ। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं अभी शांत ही हुआ था कि सू किंग युआन के असिस्टेंट का फ़ोन आ जाएगा। सीफूड कांजी कब पहुंचेगी? और यंग मास्टर न्यानचन की टीचर ने कहा, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा। यंग मास्टर का क्राफ्ट असाइनमेंट क्यों नहीं भेजा गया? क्या आप भेज सकते हैं? मुझे याद आया, गॉन्चिन से पहले जब उसने मुझसे और उसकी माँ से तलाक लेने को कहा था, उससे पहले जब मैं घर छोड़कर गया था तो वो क्राफ्ट असाइनमेंट आधा ही बना था। मैंने आसमान में बिना रोक टोक के उड़ते बादलों को देखा और शांति से बोला, सू किंग युआन से कह दो कोई सीफूड कांजी नहीं है। आगे से मैं कुछ भी नहीं पहुंचाऊंगा और गॉन्चिन के मामले भी मैं नहीं संभालूंगा। फिर से मुझे मत ढूंढना। ये कहकर मैंने असिस्टेंट का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ सू ग्रुप के असिस्टेंट ने फ़ोन पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। सीईओ, श्रीमान गू ने फ़ोन काट दिया। वापस फ़ोन करता हूं तो नहीं लग रहा। लगता है उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। सू किंग युआन ने बड़ी मुश्किल से अपना फ़ोन निकाला और हस्बैंड नाम से सेव किए गए अकाउंट पर मैसेज किया, कैसा नखरा कर रहे हो? अगले ही सेकंड चैट बॉक्स में एक रेड नोटिफिकेशन पॉप हुआ। दूसरे पक्ष ने फ्रेंड वेरिफिकेशन इनेबल कर रखा है। आप अभी इस व्यक्ति के फ्रेंड नहीं हैं। कृपया पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, स्वीकार होने पर ही बात कर सकते हैं। असिस्टेंट ने सू किंग युआन के फ़ोन स्क्रीन पर चैट हिस्ट्री देखी। सबसे पुराना मैसेज 1 हफ्ते पहले का था। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता श्रीमान गू और मिस्टर जिंगरॉन का बर्थडे एक ही दिन है। तो कल श्रीमान गू का भी बर्थडे था। सीईओ, क्या आपने उन्हें बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया? मैंने नोटिस ही नहीं किया। असिस्टेंट को इस जवाब से कोई हैरानी नहीं हुई। आखिर फ़ोन की लंबी चैट हिस्ट्री में उसे सू किंग युआन का एक भी जवाब नज़र नहीं आया। फिर उसने सू किंग युआन को आदेश देते सुना,
गौनचिन के लिए एक सेफ्टी चार्म तराश रहा है। ऊपर जाकर उसे खत्म करने में मदद करो। अब समझा, उस बर्थडे गिफ्ट में भी शर्तें जुनी थीं। उसके बाद मैंने जानबूझकर कुछ कहे बिना सू किंग युआन को टक्कर मारी और ऊपर चला गया। सू किंग युआन ने माथा तो सिकोड़ा, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैं दूसरी मंजिल पर गया। गौनचिन अपनी मेज पर बैठा एक कार्विंग नाइफ पकड़े तराश रहा था। जब मैं पास गया तो देखा कि उसके सामने पहले से ही एक पूरा सेफ्टी चार्म रखा था और वो उसकी नकल कर रहा था। शायद मेरे पैरों की आहट ने गौनचिन को परेशान कर दिया। उसने ऊपर देखा, लेकिन अगले ही पल उसने मेज से पूरा सेफ्टी चार्म झपट लिया। पापा, ये सेफ्टी चार्म मम्मी ने अंकल जिंग के लिए तराशा है, आप इसे चुरा नहीं सकते। मेरा दिल दुखा। जिस बेटे को मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वो मुझे चोर समझ रहा था। गौनचिन के उस चेहरे को देखकर जो बिल्कुल सू किंग युआन से मिलता था, मुझे अचानक कुछ नहीं सूझा। तुम्हें मुझसे इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी दूसरों की चीजें नहीं चाही। और हाँ, तुम्हारी माँ और मैं जल्दी ही तलाक ले रहे हैं। बहुत जल्द तुम्हारे अंकल जिंग तुम्हारे नए पिता होंगे। इतना सुनते ही पीछे से सू किंग युआन की ठंडी आवाज आई। गौन, तुम बच्चे के सामने ऐसी बकवास कर रहे हो? क्या तुम एक योग्य पिता हो? ये शायद उसने आज तक मुझसे सबसे लंबी बात कही थी। मैं घूमा। सू किंग युआन के ठंडे चेहरे के सामने हल्की सी मुस्कान दिखाई। हाँ, मैं योग्य नहीं हूं, तो फिर जाकर उसके लिए कोई और योग्य पिता ढूंढ लो। ये कहकर जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, गौनचिन और सू किंग युआन दोनों ने कदम बढ़ाया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी धीमी आवाज में चेतावनी थी। लेकिन उसी पल गौनचिन के घड़ी का फोन बजा। लड़का खुशी से बोला, मम्मी, अंकल जिंग का वीडियो कॉल है। अगले ही सेकंड सू किंग युआन ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने देखा वो फोन उठाने चली गई और उसका पहले जैसा बर्फीला चेहरा मुस्कान में बदल गया। मुझे अचानक सब बेमानी लगने लगा। मैंने बिना कुछ कहे सिर घुमाया, अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया। कमरा बहुत ठंडा था। जून का महीना था, लेकिन मुझे लगा मैं एक ताबूत में लेटा हूँ, सीलन भरी मिट्टी में दफन हूँ। लेकिन उसी वक्त एक परिचित शांति का एहसास हुआ। जब से मैंने सू किंग युआन को तलाक के कागजात दिए थे, मैं इसका अंत देखने को तैयार था। उस रात मेरा सपना बहुत बिखरा हुआ था, लेकिन अगली सुबह मेरी जैविक घड़ी ने मुझे सुबह 5 बजे ही जगा दिया। पहले मुझे इस वक्त उठकर सू किंग युआन और बेटे के लिए नाश्ता तैयार करना होता था। मैंने अपनी भौहों के बीच की जगह मसलते हुए सू मदर की धमकी याद की और नीचे उतर गया। लेकिन जब नीचे गया तो पता चला सू किंग युआन और ग्वानियन चैन पहले ही बाहर निकल चुके थे। सुबह सुबह सुना है वो जंग जिंग रॉन के साथ सूर्योदय देखने का प्लान बनाकर गए थे। मुझे बड़ा ही हास्यास्पद लगा। कोई भी देख सकता था कि ग्वानियन को मुझ जैसे पिता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। फिर भी सू मदर जोर दे रही थीं कि मैं बूढ़े घर लौटूं और ये वीकेंड झेलूं। तब मेरे दोस्त ने मुझे स्कूल में खूबसूरत लड़कियां देखने चलने का न्योता दिया। उसने कहा वो मेरी भड़ास निकलवाना चाहता था। 18 साल की लड़कियां सच में बहुत हौसला बढ़ाती हैं। बड़ा भाई कहकर इतनी प्यार से बुलाती हैं कि मन बेहद रिलैक्स हो जाता है। आर्ट स्कूल में कुछ दिन घूमने के बाद मेरा मूड काफ़ी सुधर गया था। मेरे दोस्त ने कहा, तो मैं तुझे इन युवतियों के कमाल दिखाने के बाद क्या तुझे नहीं लगता वो बूढ़ी औरत सू किंग युआन प्यार करने लायक नहीं रही? मैंने कहा, नहीं रही। मेरा दोस्त देखते ही देखते मुझे और जोश में देखकर बोला, ये हुई ना बात, तुझे तो पहले ही तलाक ले लेना चाहिए था। उस ठंडी बेदर्द सू किंग युआन से तो हर कोई ज़्यादा देखभाल करने वाला है। बस कोई प्यारी सी आज्ञाकारी लड़की चुनकर प्यार कर और शादी कर ले, उससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं हंसते हुए उससे सहमत होने ही वाला था कि पीछे से खांसी की आवाज़ आई। मैं घूमा। सू किंग युआन और उसका असिस्टेंट कुछ ही दूर खड़े थे। मैंने उसे अनदेखा करने का नाटक किया और अपने दोस्त को लेकर चलने लगा। मैंने सोचा सू किंग युआन भी इग्नोर कर देगी, लेकिन उस औरत ने मुझे पीछे खींच लिया। मेरी एक पार्टी है जिसमें तुम्हें आना है, मेरे साथ चलो। इतना कहकर उसने मुझे मना करने का मौका न दिया, सीधे गाड़ी में खींच लिया। गाड़ी में बैठो। मैं अभी थोड़ा स्तब्ध था। मेरी याद में सू किंग युआन ने हमेशा मुझे हवा की तरह ट्रीट किया था। उसकी मेरे लिए कोई भावना या राय नहीं थी। ये उसकी मुखरता मैंने सिर्फ पिछली रातों को हमारे बेडरूम में देखी थी। मैं अभी होश में ही आया था कि उसने अचानक कहा, हमारे जैसे परिवारों में अनुकूलता सबसे महत्वपूर्ण है। मैं पल भर के लिए स्तब्ध रहा। फिर समझा वो मेरे और मेरे दोस्त की बात का खंडन कर रही थी। मैं गुस्से से हंस पड़ा। तो प्यार मायने नहीं रखता? चाहे भावना हो या ना हो, इंसान भी मायने नहीं रखता? मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारी अनुकूलता मेरी चुप्पी की पीड़ा है। ऐसा क्यों हो? सू किंग युआन ने कुछ सेकंड तक मुझे देखा, कुछ नहीं बोली। मैं उसका मूड समझने में और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। सोशल क्लब पहुंचकर मैंने महसूस किया ये सू किंग युआन के दोस्तों की एक छोटी सी मुलाकात थी। वो मुझे कभी ऐसे मौक़ों पर नहीं लाई थी। दरअसल मुझे उसके ये दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो मुझे नीची नज़र से देखते थे। हमेशा कहते थे मैं एक नकली इंसान हूँ। तो मैंने पूरी शाम मुस्कुराना तक छोड़ दिया। बस उनके साथ थोड़ी शराब पी ली। फिर थोड़ा नशा हो गया तो मैं उठा और वॉशरूम चला गया।
मेरे जाने के बाद किसी ने उत्सुकता से पूछा, ना सिर्फ आपके पति आज मुस्कुरा नहीं रहे बल्कि आपसे रूठे भी हुए हैं। हाँ, बाहर अफवाह है कि आप दोनों तलाक ले रहे हैं। सू किंग युआन ने कहा, किसने कहा मैं तलाक लेना चाहती हूँ? मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति इस जन्म में केवल गुआन हो सकते हैं। दोस्त थोड़ा हैरान हुआ, सच में? सू किंग युआन ने दूसरे की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। दोस्त का चेहरा अजीब हो गया। कुछ देर बाद उसने मुश्किल से कहा, वो सीईओ जिसके साथ तुमने एआई डेवलपमेंट पर काम किया था, जंग जिंग रॉन, उसे याद है? वो पहले अपने पति की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी, उसे कंपनी में आने तक नहीं देती थी। किसी को नहीं पता था वो उसका पति है। सुना है वो अब तक उसे वापस नहीं जीत पाई है। अगर तुम गुआन के साथ जीवन भर बिताने का सोच रही हो तो बहन की सलाह है उस पर थोड़ा ध्यान दो। जरा सी चूक हुई और तुम्हारे पति की हालत उसके जैसी हो जाएगी। सू किंग युआन के हाथ ने वाइन ग्लास घुमाना रोक दिया, लेकिन वो ठंडी और निर्णायक थी। उसने कहा, वो हिम्मत नहीं करेगा। ठीक उसी समय वॉशरूम में मुझे तलाक के वकील का मैसेज मिला। श्रीमान गुआन, आपके और श्रीमती सू किंग युआन के लिए तलाक का सर्टिफिकेट जारी हो चुका है। आप कभी भी लॉ ऑफिस से ले सकते हैं। मैंने इस दिन का इंतजार कर ही लिया था। बेसब्री से मैंने टैक्सी ली और लॉ ऑफिस पहुंचा। तलाक का सर्टिफिकेट खोला, बार बार देखा। इस पल से हम अलग अलग रास्तों पर चलेंगे। मैं आखिरकार सू परिवार के उस नर्क से बाहर निकल सकता था। लॉ ऑफिस से निकलते ही मेरे दोस्त ने कहा कि मेरी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पहले हम वो डिनर खाते हैं जो मुझे पहले खाने से मना था। फिर वो मुझे नाइट मार्केट के स्ट्रीट फूड स्टॉल पर ले गया। मिल्क टी, ग्रिल्ड फूड, आइसक्रीम, जो मन करे खा। हवा में उठती खुशबू और बारबेक्यू की सुगंध से मुझे आखिरकार महसूस हुआ कि जिंदा रहने का क्या मतलब है। उस शाम हमने ग्रिल्ड सीखें खाईं, बियर पी, जोर से हंसे, खुलकर सांस ली। आखिर में मैं हंसते हंसते रोने लगा। 10 साल का बोझ आखिरकार गायब हो गया था। शायद बहुत दबा रखा था। मैंने अपने बेटे गुआनचन के नंबर को ब्लैकलिस्ट से बाहर निकाला और फ़ोन मिलाया। कॉल कनेक्ट होते ही मेरी आंखें भर आईं। मैंने बोला, गुआनिन, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। भले ही तुम मुझे पसंद ना करो, मैं फिर भी तुम्हारा असली पिता हूँ। जब तुम बीमार थे, बुखार में रात दिन किसने तुम्हारी देखभाल की? रोज़ तुम्हारा होमवर्क किसने करवाया? वो मैं था। जिस दिन तुमने मुझे अपने पिता को एक बाहरी आदमी जैंग जिंग के लिए बुरा भला कहा, उस दिन से मैं तुम्हारा पिता नहीं रहा। अब मुझे पापा मत बुलाना, तुम इस लायक नहीं हो। रिसीवर से सू किंग युआन की ठंडी आवाज आई, गुआन, क्या बक रहे हो? मैं ठिठक गया। फिर तुरंत समझ गया बच्चा शायद उसी के पास था। मैंने व्यंग किया, सू, अगर तुम्हें मुझे फटकारने का समय है तो पहले अपने बच्चे को सुधारो। क्या तुम जानती हो तुम्हारे बच्चे ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे तलाक ले दूं ताकि जैंग जिंग के लिए रास्ता बने? मजे की बात यह है कि मैंने तुम सबकी इच्छा के अनुसार ही किया है। इतना कहकर मैंने गुआनियन चैन को फिर से ब्लैकलिस्ट कर दिया। अगली सुबह जल्दी मैंने विदेश जाने की फ्लाइट बुक कर ली। मैं अच्छी तरह जानता था कि कल मैं थोड़ा बहक गया था और तलाक की खबर फैलते ही सू परिवार मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। वो मुझे घुटनों के बल सू किंग युआन से दोबारा शादी करने की भीख मांगने को मजबूर कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे अमीर वारिस से शादी करने की धमकी दे सकते हैं। मुझे जिंगशी से भागना था, कभी वापस नहीं लौटना था। अपने दोस्त को अलविदा कहकर मैंने एक छोटा सा बैग पैक किया और निकल गया। अप्रत्याशित रूप से दरवाजे पर दूर नहीं मी बैग खड़ी थी। सू किंग युआन गुआनियन चैन को लेकर कार से उतरी और मेरी तरफ बढ़ी। गुआनियन, अपने पापा से माफी मांगो। गुआनचन का छोटा चेहरा पीला और तनावग्रस्त था। उसने अपने कपड़े पकड़े, सिर झुकाया। पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था और ना ही वो बातें कहनी चाहिए थी कि तुम और मम्मी तलाक ले लो। मैं गलत था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे पापा? मैंने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं, जो मुझे कहना था वो कह चुका, अब कुछ शिकवा नहीं बचा। लेकिन मेरी बात खत्म होते ही सू किंग युआन बोली, मुझे माफ कर दो कि मैंने नियांचिन को ठीक से नहीं पढ़ाया। उसकी परवरिश में मेरी भी गलती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सू किंग युआन अपनी मर्जी से माफी मांगेगी, लेकिन क्या जो दर्द दिया है वो एक माफी से माफ हो जाएगा? जब मुझे अपने बैग में वो चीज़ याद आई जो मैं मूल रूप से एयरपोर्ट से सू किंग युआन को डाक से भेजने वाला था, मैंने सीधे कहा, सू किंग युआन, अगर तुम सच में दोषी महसूस करती हो तो मुझे एयरपोर्ट ले चलो। उसने पूछा, सू परिवार का जिंगशी से बाहर कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है फिलहाल, तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्या मैं अपना निजी काम नहीं कर सकता? मेरा मतलब वो नहीं था। पहली बार सू किंग युआन के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। उसी ने मुझे सू परिवार के पिंजरे में डाला था, अब उसे ही मुझे विदा करना चाहिए, अपने हाथों से हमारे बीच के आखिरी रिश्ते को काटते हुए। एयरपोर्ट के रास्ते में किसी ने एक शब्द नहीं कहा। गाड़ी से उतरने से पहले मैंने सू किंग युआन को एक उत्तम डिब्बा दिया, आखिरी तोहफा। सू किंग युआन एक पल को स्तब्ध रही, हालांकि उसने सोचा कि आखिरी का क्या मतलब है, फिर भी उसने डिब्बा ले लिया। शुक्रिया। गुआनियन ने ऊपर देखकर पूछा, पापा, मेरा कहाँ है? तुम्हारा भी इसमें है। आखिर ये तोहफा माँ बेटे दोनों के लिए अच्छा था, उन्हें ये गिफ्ट पसंद आना चाहिए। 1 घंटे में खोलना मत भूलना, तब तक हवाई जहाज उड़ चुका होगा।
सुकिंग युआन ने शायद ही कभी मुझे इतनी सौम्यता दिखाई हो। जल्दी वापस आना। मैं मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। मैं घूमा और चल दिया। मैं वापस नहीं आऊँगा, मुझे अपनी आज़ादी ढूंढनी है। सुकिंग युआन उस अकेली आकृति को देखती रही जो एयरपोर्ट में जा रही थी। किसी वजह से उसके दिल में एक अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने डिब्बे को कसकर पकड़ लिया, उसे तुरंत खोलना चाहती थी, लेकिन गुअनियन चेन ने रोक दिया। मम्मी, हमने पापा से वादा किया है, 1 घंटे बाद ही खोलेंगे। वादा तो निभाना चाहिए। अगला 1 घंटा सुकिंग युआन ने दस्तावेज पकड़े रखे, लेकिन एक शब्द भी नहीं पढ़ पाई। न जाने कितनी बार उसने उस गिफ्ट बॉक्स को देखा था। आखिरकार समय पूरा हुआ। गुअनियन ने बेताबी से बॉक्स खोला। मम्मी, पापा में हमें आखिर दिया क्या है, इतना रहस्यमय। जैसे ही बॉक्स का ढक्कन खुला, सुकिंग युआन ने सिर घुमाकर अच्छी तरह देखा। अंदर सिर्फ एक तलाक का सर्टिफिकेट चुपचाप पड़ा था। हालांकि गुअनियन चेन सिर्फ 3 साल का था, लेकिन उसने पढ़ाई शुरू कर दी थी। लड़के ने बॉक्स में पड़ा तलाक सर्टिफिकेट देखा। उसके छोटे मुंह से कुछ बुदबुदाया। तलाक सर्टिफिकेट क्या होता है? पापा ने तो कहा था हमें गिफ्ट दे रहे हैं। क्या ये छोटी सी किताब ही गिफ्ट है? सुकिंग युआन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने अपने दस्तावेज फेंके और गुअनियन चेन के हाथों से डिब्बा ले लिया। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। चमकती चांदी के अक्षरों वाली लाल किताब चुपचाप अंदर पड़ी थी, बिल्कुल उस आकृति की तरह जो हमेशा घर में मौजूद थी, लेकिन जानबूझकर नजरअंदाज की जा रही थी। किसी वजह से उसके दिल में अचानक एक अत्यधिक डर उमड़ आया। उसे लगा कि जैसे ही ये तलाक सर्टिफिकेट खुलेगा, कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। उसने कुछ गहरी सांसें ली, फिर लाल किताब खोली। जैसे ही उसने अपना और गुअनियन चेन का नाम देखा, उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं। उसने जोर से तलाक सर्टिफिकेट बंद कर दिया। वो अभी गुअनियन चेन को फोन करने ही वाली थी कि उसे याद आया, शायद मैं भी प्लेन में हूं। गुस्से और हताशा से उसने सीधे सामना करने की इच्छा दबाई और अपने असिस्टेंट को फोन किया। मिस्टर गू की लोकेशन चेक करो, आज की सारी फ्लाइट्स, देखो वो कहाँ गए हैं, और उन्हें तुरंत मेरे पास वापस ले आओ। साथ ही ये भी जांचो कि उसने और मेरे तलाक सर्टिफिकेट को किसने प्रोसेस किया। कोई तलाक समझौता नहीं था, कोई कोर्ट याचिका नहीं थी। हम तलाकशुदा कैसे हो गए? उसकी आवाज़ में घबराहट और गुस्सा था, जिसे वो खुद भी नहीं पहचान पा रही थी। लाइन के दूसरे छोर पर असिस्टेंट कांप उठा। वो कंपनी में ज्वाइन करने के बाद से सुकिंग युआन के साथ थी। उसने कभी उसे इतनी साफ भावनाओं के साथ अपना संयम खोते नहीं देखा था। क्या ये उस मिस्टर गू की वजह से था, जो हमेशा से अस्तित्वहीन लगते थे? असिस्टेंट ने सिर हिलाया। उसे ये अविश्वसनीय लगा, लेकिन उसने दिखाया नहीं, बस सकारात्मक स्वीकृति देकर काम पर लग गई। सुकिंग युआन ने अपने हाथ कमर पर रखे विशाल अध्ययन कक्ष में आगे पीछे चलने लगी। उसके दिल में बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने फ़ोन निकाला और मुझे, जिसे उसने काफ़ी पहले ब्लॉक कर दिया था, एक पुष्टिकरण मैसेज भेजा। ये तलाक सर्टिफिकेट क्या है? तुम एक बड़े आदमी हो, ये कैसी बुरी मजाक है? प्लेन लैंड होते ही मेरा मैसेज रिप्लाई करना। नियान और मुझे दोनों को तुम्हारी बहुत फिक्र है। काफ़ी देर रुककर उसने स्क्रीन पर उंगलियां टैप करके फिर से टाइप किया। अगर कोई समस्या है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। तुम पिता हो, बच्चे नहीं। सारे मैसेज पत्थर की तरह समुद्र में गिर गए। सुकिंग युआन अपनी एग्जीक्यूटिव कुर्सी पर गिर पड़ी, थकान से अपनी भौहों के बीच रगड़ने लगी। चुपचाप पास में पहेलियां सुलझा रहे गुअनियन ने मासूम चेहरे से ऊपर देखा। उसने पूछा, मम्मी, क्या पापा के गिफ्ट का मतलब ये है कि वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं? ये सुनकर उसकी सांस में एक दर्द घुट गया, ना ऊपर गया ना नीचे। उसकी पुरानी दोस्त की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। फिर वो बुदबुदाई, गुआन, क्या तुमने भी मुझसे उम्मीद छोड़ दी है? इंतजार का समय हमेशा बहुत लंबा लगता है। सुकिंग युआन को पता नहीं था उसने कितनी बार हाथ उठाकर घड़ी देखी थी, कितने मैसेज भेजे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। अचानक उसके दिल में एक गिला उमड़ आया। हम तो इतने अनुकूल थे, पिछले 5 साल बहुत अच्छे से साथ रहे। उसने अचानक तलाक क्यों ले लिया और चुपचाप ऐसे चला गया? तभी फोन बजा। उसने बिना कॉलर का नाम देखे ही बटन दबा दिया। गुआन, तुम्हें अब भी मुझे फोन करना आता है? मैंने तुम्हें इतने मैसेज भेजे, जवाब क्यों नहीं दिया? दूसरे छोर पर कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर आवाज आई, सीओ, मैं हूं। सुकिंग युआन ने अपनी फोन स्क्रीन देखी। उसे लगा उसके शरीर में जो थोड़ी ताकत लौटी थी वो फिर से गायब हो गई। उसने अपनी भौहों के बीच रगड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, माफ करना, मैं बहुत जल्दी में थी। श्रीमान गू के बारे में कोई खबर? असिस्टेंट एक पल हिचकिचाया, फिर बोला, सीओ, हमने पता लगाया कि श्रीमान गू ने आज विदेश जाने की फ्लाइट ली है, लेकिन लैंडिंग के बाद उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सुकिंग युआन का चेहरा भी उदास हो गया। काफी देर बाद उसने कर्कश स्वर में कहा, तो तलाक सर्टिफिकेट के बारे में क्या? अच्छी तरह जांच की? दूसरी तरफ असिस्टेंट ने सिर हिलाया। तलाक का समझौता आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से साइन किया गया था। अप्रेजल और कानूनी विभाग ने हस्ताक्षर और सामग्री दोनों की पुष्टि कर दी है। कोई समस्या नहीं है। बहुत दिनों से दबा गुस्सा आखिरकार उसके विवेक पर हावी हो गया। सुकिंग युआन की आवाज बर्फीली थी। कोई समस्या नहीं है? क्या मतलब कोई समस्या नहीं है? असिस्टेंट ने कहा, तलाक के समझौते में श्रीमान गू ने आपकी किसी भी संपत्ति का विभाजन नहीं किया है। वो व्यावहारिक रूप से बिना कुछ लिए जा रहे हैं। आप दोनों के नाम की संयुक्त संपत्ति, श्रीमान गू के स्वामित्व वाली संपत्तियां और शेयर सभी यंग मास्टर न्यान के नाम कर दी गई हैं।
कहा गया है कि ये श्रीमान गू द्वारा यंग मास्टर न्यान को देह बाल सहायता राशि है। उन्होंने आपकी कोई संपत्ति नहीं ली है और ना ही यंग मास्टर न्यान की कस्टडी चाहिए है। दूसरी तरफ असिस्टेंट पसीने पसीने हो गई थी। उसने अपने हाथ से माथा पोंछा। आखिर वो सूकिंग युआन के साथ कई मामलों से गुजरी थी, अमीर परिवारों के रहस्य जानती थी, लेकिन उसने कभी किसी परिवार को इतना साफ सुथरा तलाक लेते नहीं देखा था। तलाक में लोग बस एक दूसरे का खाल उतारना चाहते हैं, लेकिन श्रीमान गू कुछ और ही थे। चुपचाप चले गए। वो नहीं जानती थी कि वो सच में परवाह नहीं करते थे या बहुत बेकार थे। असिस्टेंट के सोचते ही सूकिंग युआन ने फोन रख दिया। उसने अपना फोन पकड़ रखा था, काफी देर तक होश में नहीं आ पाई। उसे समझ नहीं आया एक स्थिर शादी अचानक कैसे टूट गई। बहुत देर की चुप्पी के बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी। ये स्पष्ट नहीं था कि वो खुद से पूछ रही थी या हवा से। गुआन, आखिर तुम किस बात से असंतुष्ट थे? जैसे ही वो सोच ही रही थी, अध्ययन कक्ष का दरवाजा एक छोटे से दरार से खुला। गुओनियान ने चुपके से सिर घुसाया। वो अपनी छोटी छोटी टांगों से अंदर घुसा। लड़के ने सूकिंग युआन की टांगों को जकड़ लिया। उसकी उठली आंखें उम्मीद से भरी थीं। मम्मी, मैंने अंकल जंग से पूछा, पापा का हमें तलाक सर्टिफिकेट देने का मतलब है कि मुझे एक नया पिता मिलेगा। मम्मी, जल्दी से अंकल जंग से शादी कर लो। मैं चाहता हूं अंकल जंग मेरे नए पिता बने। पहले जब वो ये शब्द सुनती थीं तो उन्हें एक बच्चे की बिना सोचे समझे बातें समझकर टाल देती थीं, लेकिन अब सुनकर बड़ी चुभन हुई। क्या सच में गुआन अपने बेटे के कहे मानते हुए उससे तलाक लेना चाहता था? ये सोचकर वो बिना सोचे डांट पड़ी। तुम सिर्फ 3 साल के हो, तुम क्या जानते हो? आगे ऐसी बातें मत कहना। तुम्हारा सिर्फ एक पिता है, कोई नया पिता नहीं। गुआनियान उसकी डांट से सहम गया। उसके छोटे मुंह ने थरथराते हुए आवाज निकाली और फिर वो जोर से रोने लगा। मैं नया पिता चाहता हूं। मैं चाहता हूं अंकल जंग मेरे नए पिता बने। मैं अपने पुराने पिता को नहीं चाहता। वो पूरे दिन नैनी की तरह हैं, उनमें कोई कूलनेस नहीं है। सूकिंग युआन को गुस्सा आ गया। तुम्हें ये बातें किसने सिखाई? उसे एहसास होना चाहिए था कि गुओनियान महज 3 साल का बच्चा था। अगर कोई लगातार उसके कान में ये बातें नहीं डाल रहा होता तो उसे तलाक के बारे में कैसे पता चलता? वो ऐसी बातें कैसे कह सकता था कि उसके पिता एक पुरुष नैनी है? गुओनियान शायद अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो सीधा दरवाजे से बाहर भागा। मैं तुमसे नफरत करता हूं मम्मी। तुम मुझे नया पिता नहीं दिलाओगी तो मैं वापस नहीं आऊंगा। सूकिंग युआन अस्त व्यस्त हो गई। वो उसे पीछे खींचने ही वाली थी कि फोन फिर बजा। ये जंग जिंगरान का कॉल था। गुओनियान को पीछे खींचने और फोन उठाने के बीच 1-2 सेकंड की हिचकिचाहट के बाद सूकिंग युआन ने बाद वाला चुन लिया। कॉल कनेक्ट हुई और जंग जिंगरान की आवाज आई। आज रात मैंने नानशेन से सुना कि तुम और गुआन तलाक ले चुके हो। ये सब क्या है? ये तो बच्चे की बिना समझे बकवास है ना? सूकिंग युआन ने सांस छोड़ी। ये गलत फहमी है। मैं गुआन से तलाक नहीं लूंगी। और कुछ? जंग जिंगरान एक पल को चुप रहा। उसके स्वर में निराशा थी। हमें नियांशन को अम्यूजमेंट पार्क ले जाना था आतिशबाजी देखने। मुझे तुम और बेटी की तरफ से कुछ नहीं सुनाई दिया तो मैंने पूछा। माफ करना, मैं भूल गई। कभी और मौके पर चलेंगे। जब तक सूकिंग युआन ने फोन रखा, गुओनियान चैन कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। विला में इतनी नौकरानियां थीं, 3 साल के बच्चे को संभाल ही सकती हैं। लेकिन गुओनियान सबकी नाक के नीचे से गायब हो गया था। किसी ने नहीं देखा वो विला से कैसे निकला। विला के बाहर के सुरक्षा कैमरों ने सिर्फ उसे अकेले जाते हुए कैद किया था। सूकिंग युआन ने अपने लोगों से पूरे जिंगशी को छान मारा, लेकिन गुओनियान का कोई निशान नहीं मिला। उसने बार बार मेरा नंबर मिलाया, लेकिन हर बार वही संदेश, आपने जो नंबर डायल किया है वो बंद है, कृपया बाद में प्रयास करें। मजबूर होकर उसने अपने असिस्टेंट से मेरे दोस्त का नंबर ढूंढवाया। नमस्ते, मैं सूकिंग युआन बोल रही हूँ। क्या गुआन के आपसे संपर्क में है? अगर उसकी कोई खबर हो तो कृपया तुरंत उसे संदेश दें, क्योंकि वो मुझसे तलाक लेना चाहता है। नियांशन गायब हो गया है। अगर उसमें पिता होने की जरा सी भी समझ बची है तो वो तुरंत लौट आए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मेरे दोस्त ने बेसब्री से टोक दिया। रुको रुको रुको, तुम्हारा बेटा गायब है तो पुलिस में रिपोर्ट करो। गुआन को ढूंढने से क्या होगा? क्या उसमें कोई टेलीपैथिक शक्ति है कि जैसे ही लौटेगा वैसे ही उस नालायक बच्चे के पास टेलीपोर्ट हो जाएगा? और तुमने क्या कहा? तुम दोनों के तलाक के कारण बच्चा गायब हो गया। वो तलाक लेना चाहता था तो क्या तुम सबने ही उसे मजबूर किया था? तलाक लेना तो सही काम किया। तुम और वो नालायक बच्चा दोनों ही बेकार हो। फोन कट गया, लेकिन तुरंत फिर बजा। ये जंग जिंग का था। सूकिंग युआन ने फोन उठाया, लेकिन बस इतना ही साफ सुन पाई। किंग युआन, मदद करो। कोई नियान को अपहरण करने की कोशिश कर रहा है। नियांशेन को जाने दो। डरो मत, सावधान रहना। फोन अचानक कट गया। सूकिंग युआन ने तुरंत लोगों से जंग जिंगरान के फोन सिग्नल को ट्रेस करने का आदेश दिया। जब वो पहुंचे, जंग जिंग और गुआन नियांशेन पहले से ही बेहोश हाईवे से एक मिट्टी के ढलान के नीचे पड़े थे। जंग जिंग पूरी तरह खरोचों से भरा हुआ था। बहुत दयनीय लग रहा था। लेकिन गुआन नियांशेन उसकी बाहों में कसकर बंधा हुआ था।
उसके चेहरे पर थोड़ी धूल के अलावा वो बिल्कुल सुरक्षित था। वहां मौजूद हर कोई इस दृश्य से भावुक हो गया। सूकिंग युआन के बगल में लटकते हाथ कसकर मुट्ठी में बंध गए। पहले दोनों को एम्बुलेंस में ले चलो। लाल और नीली बत्तियों को दूर जाते देखते हुए उसने अंततः अपने बगल वाले असिस्टेंट से एक शब्द कहा, जाकर जांच करो जंग जिंग आखिरी समय में क्या कर रहा था और उसका किन से संपर्क था। एक भी सुराग मत छोड़ना। असिस्टेंट पल भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत समझ गया। उसने सीओ के साथ पूरे शहर का सर्च किया, लेकिन यंग मास्टर नानचैन नहीं मिला। जंग जिंगरान को कैसे मिल गया? विला में इतनी नौकरानियां थीं। यंग मास्टर नानचैन 3 साल का बच्चा था। वो बिना किसी के पता लगाए कैसे निकल सकता था? अगर सच में अपहरण था तो अपहरणकर्ताओं ने फिरौती क्यों नहीं मांगी और उन्हें हाईवे पर क्यों फेंक दिया? सूकिंग युआन इतने सालों से व्यापार जगत में नेविगेट कर रही थी, उससे इतनी स्पष्ट खामी कैसे छिप सकती थी? बहुत जल्दी सूकिंग युआन ने सबूत हासिल कर लिए कि जैंग जिंगरॉन ने अपहरण की साजिश रची थी। अपने हाथों में दस्तावेजों को देखते हुए वो काफी देर चुप रही। फिर उसने कहा, पुलिस स्टेशन में शिकायत वापस ले लो। इस मामले को बड़ा मत बनाओ, सबूत नष्ट कर दो। मैं नहीं चाहती कि इसके बारे में कोई तीसरा व्यक्ति जाने। बस लोगों को बता दो कि जैंग जिंगरॉन ने नामचन को बचाया। असिस्टेंट के चेहरे पर अविश्वास था। क्या सीईओ उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही थी जिसने उसके अपने बेटे के अपहरण की साजिश रची थी? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सूकिंग युआन की आकृति अस्पताल के गलियारे के अंत में गायब हो चुकी थी। सूकिंग युआन ने अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोला और देखा जैंग जिंगरॉन अस्पताल के बिस्तर पर झुका हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। उसने सहज रूप से अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी नज़र में जांच का भाव था। जैंग जिंगरॉन ने 2 बार कमजोर खांसी दी। नियॉन चिन कैसा है? वो बच्चा ठीक तो है ना? वो इतना छोटा है, इससे उसे बहुत आघात पहुंचा होगा। ये सब गुआन की गलती है। ऐसे ही चला गया, अपने बेटे की परवाह भी नहीं। इस दुनिया में उस जैसा गैर जिम्मेदार आदमी और कहाँ? मुझे नियॉन से मिलना है। इतना कहकर वो बिस्तर से उतरने लगा, लेकिन सूकिंग युआन के पास से गुजरते हुए रोक लिया गया। सूकिंग युआन का लहजा शालीन और संयमित था। वो योग्य पिता है या नहीं, ये दूसरों को जज करने की बात नहीं है। जैंग जिंगरॉन ने सूकिंग युआन की ठंडी प्रोफाइल को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उस चेहरे पर जो आमतौर पर उस पर दया दिखाती थी, आज एक भी मुस्कान नहीं थी। इतना ठंडा, डरावना, वो अपनी मुट्ठियां नहीं दबा सका। किंग युआन, हमारे बीच इतने सालों का लगाव है, तुम मुझे दूसरा कैसे कह सकती हो? बात करने के बाद उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। मैं बहुत जल्दी में था, एक पल के लिए गलत बोल गया, लेकिन ये अपहरण वाकई भयानक था। मेरे जैसे बड़े को भी डर लग गया। मैंने नियॉन को बड़ा होते देखा है। मैं सच में उसके लिए दिल टूट गया हूँ। सूकिंग युआन के बगल में लटकते हाथ थोड़े कसे। जैंग जिंगरॉन के प्रति उसकी नज़र ठंडी हो गई। अगर तुम्हें सच में ये भयानक और डरावना लगता था तो तुमने नानचन का अपहरण करने के लिए किसी को क्यों रखा? ये अपना ही नाटक क्यों रचा? जैंग जिंगरॉन का पीला चेहरा तुरंत अकड़ गया। उसने मासूमियत से कहा, किंग युआन, तुम क्या कह रही हो? सूकिंग युआन ने कोई सफाई नहीं दी, बस उसकी तरफ देखते हुए। उसकी आंखों में जटिलता और निराशा की झलक थी। सबूत मैं पहले ही नष्ट करवा चुकी हूँ। अब से नानचन के सामने मत आना। मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगी और तुम्हारे भविष्य के जीवन की व्यवस्था भी कर दूंगी। वापस मत आना। ये कहकर वो मुड़ी और चली गई। लेकिन जैंग जिंगरॉन दौड़कर आगे बढ़ा और उसकी कमर को कसकर जकड़ लिया। किंग युआन, मुझे मत भेजो। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं बदल सकता हूँ। इतने सालों से हम हमेशा साथ हैं। सूकिंग युआन अडिग रही, सीधे उसकी कलाई पकड़कर उसे हटाने लगी। जैंग जिंगरॉन तुरंत घबरा गया। किंग युआन, आखिर क्यों? मैं मानता हूँ मैं इस बार थोड़ा जल्दबाजी में था। मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ जिससे प्यार करता हूँ। मैंने क्या गलत किया? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नियान किसी और का बच्चा है। मैं भविष्य में उससे अच्छी तरह पेश आऊंगा। लेकिन सूकिंग युआन ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। उसकी ठंडी आंखों में संदेह था। मुझे समझ नहीं आता, क्या तुम्हें जिससे प्यार करना चाहिए वो मेरी मृत बहन नहीं है? जिससे मैं प्यार करता हूँ वो हमेशा तुम हो। इतने सालों से तुम मेरे साथ हो, मेरी देखभाल करती हो, मुझे प्यार करती हो। मेरा बर्थडे तुम मुझसे भी बेहतर याद रखती हो, और जब मैं फ़ोन करता हूँ तो तुम हमेशा वहाँ होती हो। तुम अपने पति से बेहतर मेरा ख्याल रखती हो। क्या यह संभव है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? एक झटके से उसके दिमाग की कोई नस टूट गई। सूकिंग युआन ने जैंग जिंगरॉन का हाथ छोड़ा और एक कदम पीछे हट गई। मैं तुम्हारी देखभाल सिर्फ अपनी बहन की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए करती हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई रोमांटिक भावना नहीं है और मैं निश्चित रूप से तुमसे शादी नहीं करूंगी। विदेश जाने वाला प्राइवेट जेट आज ही तैयार हो जाएगा। तुम जल्दी चले जाओ। इतना कहकर सूकिंग युआन बिना पीछे देखे अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गई। इधर फिनलैंड में दूर मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने फिनलैंड में रेजिडेंस परमिट हासिल कर लिया था और एक स्थानीय यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। अपने अधूरे सपने को पूरा करने की योजना बनाई, एक डिप्लोमैटिक इंटरप्रेटर बनने का प्रयास करना। सेशन शुरू होने से पहले मैंने अपने सालों के सेविंग्स से एक छोटा सा घर खरीद लिया। मैंने सुना है यहाँ सर्दियों में ऑरोरा बोरियलिस देख सकते हैं। मैं अपने जीवन को लेकर बहुत उत्सुक हूँ, जिससे मुझे अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है।
मैंने खुद फिनिश सीखी और साथ ही जर्मन, जापानी और स्पेनिश सीखने का चुनाव किया। यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफलतापूर्वक दाखिला लिया। पढ़ाई और काम के व्यस्त जीवन में मैं शायद ही कभी अतीत के बारे में सोचता था। सू किंग युआन के साथ मेरी शादी एक दूर के अतीत की बात लगने लगी थी। यहाँ मैं सिर्फ अपने आप में हूँ, एक पूरी तरह से स्वतंत्र व्यक्ति। फिनलैंड में अपने 5वें वर्ष में मैंने फिनलैंड में एम्बेसी में काम करना शुरू कर दिया। एक डिप्लोमैटिक इंटरप्रेटर बन गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 6 साल बीत चुके थे और सू किंग युआन ने मुझे ढूंढना कभी बंद नहीं किया था। सू कॉरपोरेशन के सीईओ ऑफिस के असिस्टेंट के चेहरे पर खुशी थी। सीईओ सू, हमें श्रीमान गू की खबर मिल गई है। वो फिनलैंड में एम्बेसी में हैं। सू किंग युआन अपनी सीट से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर खुशी की एक दुर्लभ चमक थी। असिस्टेंट हैरान रह गई, उसकी आंखें फैल गईं। उसने सीईओ को 6 साल में मुस्कुराते नहीं देखा था। जब से श्रीमान गू ने उससे तलाक लिया था, तब से जब भी उसने अरबों का कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक किया था, उसने ऐसी मुस्कान कभी नहीं दी थी। सू किंग युआन खड़ी हुई, बाहर जाने का इरादा किया, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वापस लौटी। मुझे उसकी वर्तमान विस्तृत फाइल चाहिए, इसे तुरंत करवाओ। खुशी की लहरें उसके सीने में उमड़ रही थीं। सू किंग युआन अपने होठों को मुस्कान में नहीं मोड़ सकती थी। उसकी नज़र अपने डेस्क पर रखी 3 की फैमिली फोटो पर पड़ी और उसकी उंगलियों ने प्यार से मेरे नर्म चेहरे पर फिर से नज़र दौड़ाई। मैं तुम्हारे और हमारे बीच की गलतफहमी को ज़रूर दूर करूंगी और तुम मेरे पास वापस आओगे। मैंने कभी सू किंग युआन और गुआन येन के बारे में जानने की पहल नहीं की, ना ही उनके वर्तमान जीवन के बारे में। मेरी नज़र में उन्हें शायद वही मिल गया जो वो चाहते थे, वो पति और पिता जिससे वो संतुष्ट थे। मैं हर दिन विभिन्न देशों की बैठकों में भाग लेता, दस्तावेज़ों का अनुवाद करता। जीवन व्यस्त था लेकिन संतोषजनक। जब तक कि एक दिन मेरे लीडर ने एक नया एनर्जी प्रोजेक्ट प्रस्ताव चीनी भाषा में मुझे नहीं दिया। गुआन, तुम हमारे विभाग में सबसे सक्षम व्यक्ति हो। ये प्रस्ताव फिनलैंड के नेशनल ट्रेड प्रमोशन ब्यूरो द्वारा अत्यधिक मूल्यवान है। मैं आशा करता हूं कि तुम अनुवाद का काम जल्द से जल्द पूरा कर सको। मैंने प्रोजेक्ट फाइल देखी, जो 1 मीटर ऊंची थी, और खुलकर स्पष्ट रूप से मुस्कुराया। सर, चिंता मत करो, मैं मिशन पूरा करने की गारंटी देता हूं। लेकिन जब मैंने ये प्रोजेक्ट फाइल खोली तो पता चला कि ये सू कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट था। सू किंग युआन। वो परिचित आकृति फिर से मेरे दिमाग में कौंधी। मैंने अपना सिर हिलाया, गहरी सांस ली और खुद को समझाया। सू कॉरपोरेशन की परियोजनाएं दुनिया भर में फैली हैं। उनका फिनलैंड में एक नई परियोजना शुरू करना बहुत सामान्य बात है। ये सिर्फ एक संयोग होना चाहिए। कई रातों की नींद हराम करने के बाद मैंने अनुवादित प्रोजेक्ट प्रस्ताव लिया और अपने लीडर के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। लीडर ने कुछ पन्ने पलटे, बार बार सिर हिलाया। तुम सच में उस प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हो जिसकी हाई लेवल अधिकारियों ने अपने निरीक्षण के दौरान प्रशंसा की थी। तुम्हारा कार्य नैतिकता वास्तव में असाधारण है। अपने लीडर के साथ 2 साल काम करने के बाद मैं उसका व्यक्तित्व समझ गया था। जैसे ही वो किसी की प्रशंसा करना शुरू करता है, निश्चित रूप से कोई मुश्किल काम देने वाला होता है। लेकिन किसे अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं। मेरे विभाग के अधिकांश सहकर्मियों की उसने तारीफ करके समुद्री लुटेरों के जहाज पर चढ़ा दिया था। सर, चक्कर मत लगाइए। अगर काम का असाइनमेंट है तो सीधे बताइए। इतनी तारीफें करेंगे तो मेरी पूंछ ऊपर आसमान में लहराने लगेगी। हमारे मूल देश की सू कॉरपोरेशन फिनलैंड में एक साइट सर्वे के लिए आ रही है। फिनिश पक्ष भी इसे बहुत महत्व देता है। उम्मीद है कि इस बार मेरा डिप्लोमैटिक इंटरप्रिटेशन काम होगा। मैंने पहले ही तुम्हारा नाम रजिस्टर कर लिया है। हम रोज काम कर सकते हैं, लेकिन जीवन में संतुलन भी होना चाहिए। मुझे याद है तुम अभी भी सिंगल हो, है ना? मैंने सुना है सू कॉरपोरेशन का प्रतिनिधि युवा और तालेबंदी है। इस अवसर का लाभ उठाकर तुम दोनों एक दूसरे को थोड़ा जान सकते हो। मेरा दिल धड़क गया। सू कॉरपोरेशन, क्या ये सू किंग युआन हो सकती है? शायद नहीं। इतना संयोग कैसे हो सकता है? जब सू कॉरपोरेशन का प्रतिनिधि फिनलैंड पहुंचा तो मेरे लीडर मुझे एयरपोर्ट ले गए उनका स्वागत करने। गुआन, फिनिश पक्ष ने सू कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि के लिए एक डिनर तैयार किया है। माहौल बहुत औपचारिक नहीं होगा, इसलिए तुम इंटरप्रेटिंग करते वक्त थोड़ा रिलैक्स रहना। बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सू कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि से मिलवाता हूँ। ये कहते ही मैंने अपने लीडर को मेरे पीछे किसी को हाथ हिलाते देखा। सीओ सू, यहाँ देखो। मेरे लीडर ने मेरा हाथ पकड़ा और सू किंग युआन के पास चले गए। मैं अभी भी स्तब्ध था, इसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। 6 साल बीत चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने उस पर कोई निशान नहीं छोड़ा था। वो पहले की तरह ही शांत थी। तब तक मेरे लीडर ने मुझे आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए परिचय दिया। सीओ सू, मैं आपको इससे मिलवाता हूँ। ये हमारे फिनलैंड एम्बेसी से हैं। ये आपकी यात्रा के दौरान साथ देने वाले इंटरप्रेटर होंगे। हमारे गुआन की युवा सुंदरता से मूर्ख मत बनो, वो 5 भाषाओं में फ्लुएंट है। मेरे सामने सू किंग युआन बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में जांच थी और एक अनकही भावना। मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। मेरा रवैया विनम्र और दूर का था। सीओ सू मिलकर खुशी हुई। उसने कुछ सेकंड तक मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय भावना थी। काफी देर बाद उसने हाथ बढ़ाकर मुझसे हाथ मिलाया।
सू किंग युआन का मिलना पहले से ही अप्रत्याशित था। मैं बस इसे जल्दी खत्म करना चाहता था और अपना हाथ खींच लिया, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ रखा था और छोड़ा नहीं। मैंने 2 बार कोशिश की। मेरी आवाज़ गहरी हो गई। सियोसू, इसका क्या मतलब है? बगल में मेरे लीडर ने मुझे देखा, फिर उसे देखा। माहौल सही नहीं लग रहा था। जल्दी से माहौल सुधारने लगा। इंटरप्रेटर गू की सुंदर शक्ल और अद्वितीय आभा लोगों को हिला देती है। लगता है सियोसू भी इससे अछूती नहीं है। सू किंग युआन की आंखें गहरी हो गईं। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और शायद ही कभी अपने होठों को एक अटपटी मुस्कान में मोड़ा। सच में उसने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय जैसे मेरी इच्छा थी उसने छोड़ दिया। डिनर पार्टी जल्दी शुरू हो गई। मैंने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो क्या हुआ? अगर ये सिर्फ एक संक्षिप्त बातचीत है, वो वैसे भी मेरे लिए नहीं आई होगी। ये सोचकर मैं शांत हो गया और सू किंग युआन के बगल में बैठ गया। शांतिपूर्वक वाक्य दर वाक्य अनुवाद करता रहा। वो औरत अपनी लंबी टांगे पार करके बैठी थी। उसकी मुद्रा सुंदर और कुलीन थी। सुनते हुए वो थोड़ा करीब झुकी। मैं एक पल को रुक गया। हमारी 5 साल की आपस में खून बहाने वाली शादी में उसने कभी मुझे इतनी गंभीरता से बोलते सुना नहीं लगा। मेरे दिल में दर्द उठा। उसके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। उस सुपरिवार के दामाद के खोल में कैद होने के लिए। उन वर्षों के लिए जब मेरी आत्मा स्वतंत्र नहीं थी। शुक्र है मैं अब आखिरकार बच निकला हूं। सू किंग युआन की आवाज़ जारी रही। मैं फिनलैंड के टैक्स और श्रम कानूनों के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ धीमी और मंद थी। प्रत्येक वाक्य के बाद वो चुपचाप मुझे देखती थी। वो नज़र शांत और केंद्रित थी। मैंने अनजाने में उसकी नज़र से बचने की कोशिश की। काम है काम। मैंने अपना काम पूरा किया। ये डिनर पार्टी, दोनों पक्षों के बीच बातचीत बहुत सहज रही। जब हम फिनलैंड की बर्फीली हवाओं में अलग हुए तो मैंने अपना दुपट्टा कसा, अपने चर्म पत्र के दस्ताने पहने और सू किंग युआन को अलविदा कहा। सियोसू, आपके साथ काम करके खुशी हुई। ये कहकर मैं मुड़ा और चलने लगा। बस जैसे मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, गुआन, मेरे पीछे वो औरत अचानक मेरा नाम पुकारती है। मैं रुक गया, लेकिन मुड़ा नहीं। चुपचाप उसके अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। हवा इतनी तेज बह रही थी कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। आखिरकार उसकी आवाज़ फिर आई। क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते? मुझे नहीं पता कि मेरा ख्याल था या नहीं, लेकिन उसकी कर्कश आवाज़ में एक अजीब सी शिकायत थी। मेरा दिल धड़क उठा। मुझे बस ये लगा कि फिनलैंड की लंबी रात बहुत ठंडी थी। सीओ, पार्टी के दौरान मैंने पहले ही वो सारी सामग्री अनुवादित कर दी थी जिसकी ज़रूरत थी। बाकी मामलों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन सू किंग युआन मुझे ऐसे जाने नहीं देना चाहती थी। उनका सामान्य ठंडा और स्वसंयमी लहजा अब थोड़ी उत्तेजना दिखा रहा था। गुआन, तुमने बिना एक शब्द कहे मुझसे तलाक ले लिया। भले ही तुमने नियान की भावनाओं को नहीं माना। क्या तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है? 6 साल हो गए। नियान अब 9 साल का हो गया है। क्या तुम उसे बिल्कुल याद नहीं करते? मैं वापस मुड़ा और बिना भाव बदले मुस्कुराया। एक बच्चा जो अपने पिता के बलिदानों से घृणा करता है, उसे याद करने की क्या जरूरत? वैसे भी अब वो अपने नए पिता के साथ बहुत खुश होगा, है ना? बर्फीली हवा सू किंग युआन के कंधों पर गिरी। उस औरत की आंखों में मुझे देखते हुए उलझन का एक निशान था। फिर उसने एक आ भरी और जमी बर्फ पर कदम रखते हुए मेरे पास आई और शायद ही कभी अपनी होठों को मध्यम करते हुए बोली, नियान, वो तुम्हारे बलिदानों से घृणा नहीं करता। वो बस बहुत छोटा है और अभी दूसरों से प्यार करना नहीं जानता। उसे कोई नया पिता नहीं मिलेगा। उसका पिता हमेशा सिर्फ तुम होगे। मेरी नज़र सू किंग युआन के चेहरे पर पड़ी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। प्यार करना जानना उम्र से संबंधित नहीं है। सू किंग युआन और गोनचेन जंग का बर्थडे याद रख सकते थे। उसके लिए हाथ से सेफ्टी चार्म तराश सकते थे। ये माँ बेटा दूसरों से प्यार नहीं करना जानते। वो सिर्फ मुझसे प्यार करना नहीं जानते। मैंने शांति से गाड़ी के सहारे झुककर उसे देखा। सोच रहा था, अगर मैं अब भी उसका पति होता तो क्या वो आज मेरे सामने खड़ी होती और शांति से मुझसे इतना सब कुछ कहती? मैंने सिर हिलाकर आत्मनिराशा में हंसा। सू किंग युआन ने उलझन में माथा से कोड़ा। तुम क्या हंस रहे हो? मैंने उसकी नज़र पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब कुछ मज़ेदार सुनते हैं तो हंसते हैं। सू किंग युआन, भले ही हम तलाकशुदा हैं या नहीं, ऐसा लगता है कि हमारा वो रिश्ता नहीं है जिसमें हम एक दूसरे से स्पष्टीकरण मांग सकें। तुम्हारे बारे में मेरी समझ बहुत कम है और मुझे तुमसे संबंधित अतीत को याद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर मैंने उसके हिचकिचाते चेहरे को नज़रअंदाज किया और सीधे गाड़ी में बैठ गया। एक्सीलरेटर दबाकर चल दिया। घर पहुंचने के बाद मैंने नहा लिया और बिस्तर में गिर गया। थकान की गहरी लहर ने मुझे ढक लिया। मैं जल्दी सो गया। देर रात पड़ोसी के शिकारी कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैंने अपना सिर साफ करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं, कपड़े पहने और खिड़की के पास जाकर हालात देखे तो मैंने सू किंग युआन को अभी भी वही लंबी काली पोशाक पहने मेरे दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा देखा। मुझे नहीं पता उसने मेरा पता कैसे ढूंढ लिया। फिनलैंड का औसत तापमान -20 या -30 डिग्री होता है। उसने जो पहना था, अगर वो सच में पूरी रात वहां खड़ी रहती तो मुझे लगता है कल सुबह मुझे एक मानवाकार बर्फ की मूर्ति देखने को मिलती। हालांकि मैं नहीं जानता था वो क्या योजना बना रही थी, फिर भी मैंने दरवाज़ा खोला और इस पूर्व पत्नी को अंदर बुला लिया। आखिर मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे दरवाजे पर मर जाए। गर्म फायरप्लेस के सामने मैंने विनम्रता से सू किंग युआन को एक कप कॉफ़ी दी। वो इतनी ठंडी थी कि उसका पूरा शरीर बिना रुके कांप रहा था। उसके दोनों हाथों ने गर्म कप को घेर लिया। काफ़ी देर बाद वो एक सांस छोड़ पाई और मुझ पर मुस्कुराई। शुक्रिया। मेरी नज़र थोड़ी कांप गई।
उसने शायद ही कभी मुझ पर मुस्कुराई हो। अधिकतर समय वो ठंडी, उदासीन, भावहीन रहती थी। सू किंग युआन, तुम आखिर चाहती क्या हो? सू किंग युआन ने आंखें नीची कर लीं। उसके पलकों पर बैठे बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे पिघल रहे थे। मुझे नहीं पता कि मौसम बहुत ठंडा था या क्या, लेकिन उसकी आवाज़ बोलते वक्त धीमी कांप रही थी। मैं जानना चाहती हूँ कि हमने तलाक क्यों लिया। मैंने माथा सिकोड़कर उसके चेहरे की तरफ देखा। वो भी शांति से सीधे मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में सच्ची उलझन और भ्रम था, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। तो उन 5 सालों में जो कुछ भी हुआ सच में पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। मैंने एक सांस छोड़ी। अचानक मुझे थोड़ा पछतावा हुआ कि मैंने उसे अंदर आने दिया। मुझे बस लाइट बंद करके सो जाना चाहिए था और उसे बाहर ठंड से मरने देना चाहिए था। वो औरत काफ़ी देर झिझकने के बाद 2 अपरिचित शब्द बोली, गुआन। कितना हास्यास्पद है, पहली बार उसने मेरा नाम इतनी गंभीरता से हमारे तलाक के 6 साल बाद लिया। सू किंग युआन पर मेरी नज़र अनिवार्य रूप से व्यंग्यात्मक थी। सू किंग युआन, क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि हमने तलाक क्यों लिया, यही इसका कारण है? वो एक पल के लिए सख्त हो गई। उसकी आंखों में एक दुर्लभ भ्रम था। वो हमेशा ऐसी ही थी, अपनी बेहतर पृष्ठभूमि, सफल करियर, शानदार दिमाग के साथ उसके लिए सब कुछ संभालना आसान था, लेकिन साथ ही अपने आसपास की हर चीज़ के प्रति उदासीन। जैसे कि चीज़ें कैसे भी विकसित हों, वे कभी भी उसके द्वारा निर्धारित प्रक्षेप्यवत से बच नहीं सकती थीं। शायद मैं उन कुछ अपवादों में से एक हूँ। किसी वजह से मेरी आंखें अस्पष्ट रूप से जलने लगीं, लेकिन मैंने जल्दी से अपनी मुद्रा समायोजित कर ली, अपने दिल में उस कड़वाहट को दबाते हुए। सू किंग युआन, तलाक से पहले मैंने तुमसे कई बार कहा था, अगर तुम और नियान दोनों जंग जिंग को इतना पसंद करते हो तो मैं तलाक मानता हूँ और साथ ही नियान की कस्टडी छोड़ता हूँ। बिना कुछ लिए जाते हुए बस हमारी सभी संपत्ति नियान के नाम कर दो। इसे इस बेप्यारे पिता द्वारा उसके लिए छोड़ी गई बाल सहायता समझ लो। मैंने ये बातें तुमसे साफ साफ कही थीं। यहाँ मैं सू किंग युआन की तरफ देखने लगा। क्या तुम्हें कुछ याद है? सू किंग युआन का कप पकड़ने वाला हाथ अनजाने में कस गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी आंखों का खालीपन बता रहा था उसे कुछ भी याद नहीं था। मैं जानता था यही परिणाम होगा, क्योंकि जब मैं उसका पति था तो उसने मेरी कभी गंभीरता से कोई बात नहीं सुनी थी। उस समय उसके लिए मैं सिर्फ नाम मात्र का जीवन साथी था। सू किंग युआन ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज़ निराशा और अपराध बोध से भरी थी। मुझे माफ़ कर दो। मुझे सच में याद नहीं कि तुमने वो शब्द कहे थे। शायद मैं उस समय व्यस्त थी। लेकिन क्या ये तलाक का कारण है? मैं सच में ऐसा कारण स्वीकार नहीं कर सकती। तो फिर हर रात जब तुम घर आती थी तो तुम्हारे कपड़ों पर परफ्यूम की खुशबू, क्या ये कारण मेरे लिए तलाक लेने के लिए काफ़ी नहीं है? सू किंग युआन के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने आखिरकार मेरे शब्दों में संघर्ष के बिंदु को पकड़ लिया था, लेकिन उसने अविश्वास में सिर हिला दिया। जंग जिंगरॉन, तुमने मुझसे उसकी वजह से तलाक लिया? सू किंग युआन की आवाज़ में हैरानी और भी बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे जंग जिंग की वजह से तलाक लेना इससे भी ज़्यादा बेतुका था कि उसने मेरी कभी बात नहीं सुनी। और भी बेतुका। लेकिन मैंने बस अपनी कॉफ़ी पी और उदासीनता से सिर हिला दिया। हाँ, हर दिन तुम जंग जिंगरॉन की महक के साथ आती थी। नॉन चेन बिना रुके बात करता था कि वो अंकल जंग को अपना नया पिता चाहते हैं। क्या तुम चाहती थी कि मैं बेशर्मी से उस सुपरिवार के दामाद के पद से चिपका रहूं जिसकी मैंने कभी परवाह नहीं की? सू किंग युआन का चेहरा शायद ही कभी एक पल के लिए पीला पड़ गया। तो तुमने मुझ पर धोखा देने का संदेह किया? मैंने एक उंगली उठाकर उसके सामने हिलाई। ये संदेह नहीं था। जब तुम जंग जिंगरॉन को तरह तरह के कार्यक्रमों में ले जाती थीं, बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरों को उसका परिचय देती थीं, जब तुम्हारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि तुम और जंग जिंगरॉन एक बेहतर जोड़ी हो, जब तुमने जंग जिंगरॉन के साथ जल्दी जाने के लिए बिना देखे तलाक के कागज़ पर साइन कर दिए, चाहे तुम धोखा दे रही थीं या नहीं, अब कोई मायने नहीं रखता। मैंने तुमसे तलाक लिया, जैसा मैंने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सुपरिवार के दामाद नामक पिंजड़े में कैद नहीं रहना चाहता था। सू किंग युआन, वो कठपुतली सिर्फ नाम का होना मैं कभी तैयार नहीं था। सू किंग युआन के पलकें कांप गई। वो काफ़ी देर तक चुप रही। शायद उसे नहीं पता था कि मैं ये बातें कहूँगा। शायद उसे मेरी सच्ची भावनाओं की परवाह भी नहीं थी। बस वो अपनी विफलता की समीक्षा करने का एक मौका चाहती थी। लेकिन मेरी नज़र में ये सब अनावश्यक था, क्योंकि वो जंग जिंगरॉन को पसंद करती है तो उसका बर्थडे याद रखेगी, बारीकी से उपहार और सरप्राइज़ तैयार करेगी और उसकी पसंद नापसंद को अपनी हथेली की तरह जानेगी। वो जंग जिंगरॉन से प्यार करती है, तो मेरी ये विफलता उसके भविष्य के वैवाहिक जीवन में नहीं दिखेगी। मैंने हाथ उठाकर घड़ी देखी। सुबह के 4:30 बज रहे थे। थकान की लहर मुझ पर छा गई। मैंने उसे विदा करने के लिए मुंह खोला। सीईओ सू, अब तक आप वो सब कुछ समझ चुकी होंगी जो आप जानना चाहती थीं, है ना? कृपया जल्दी घर जाएं, मुझे आराम करना है। मेरी बात पूरी होने से पहले मैंने एक अत्यंत स्पष्ट और औपचारिक ध्वनि सुनी, मुझे माफ़ कर दो। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। शब्द मेरे गले में अटक गए थे। सू किंग युआन बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थीं। मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता कि मेरे द्वारा नज़रअंदाज किए गए इन विवरणों ने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया है। मैं गलत थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे थोड़ा मज़ेदार लगा। उस घमंडी सू किंग युआन से माफ़ी मनवाना मैं ही एकमात्र रहा हूँ। अचानक सू किंग युआन ने अचानक बात करना शुरू कर दिया, मेरे विचारों को बीच में ही रोकते हुए। लेकिन एक बात है जिस पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ।
मैंने धोखा नहीं किया। मैं जंग जिंगरॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं अपनी बड़ी बहन की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करता हूं और उसकी सभी मांगों को पूरा करता हूं। जब दूसरे उसे बहनलोई कहते हैं तो मैं सही नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है अगर मेरी बहन जीवित होती तो वो सच में मेरा सही बहनलोई होता। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे उदासीन रवैये से आहत लग रही थी। उसकी आंखों में दर्द चमक आया। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जाने के 6 साल में नियानिनी और मैंने दोनों ने तुम्हें बहुत मिस किया है। मैं आशा करती हूं कि तुम्हारे दिल में गलतफहमी दूर हो जाए ताकि तुम हमारे परिवार में लौट सको। एक पल के लिए मुझे सच में लगा सू किंग युआन मजाक कर रही है। मैंने अपनी आज़ादी पाने के लिए 10 साल इंतजार किया और अब वो मुझसे परिवार में लौटने को कह रही है। मेरे छाती से एक कांपते हंसी निकल पड़ी। मैं सच में हंसे बिना नहीं रह सका। सू किंग युआन के चेहरे पर फिर से हैरानी चमकी। वो सच में नहीं समझ पा रही थी कि मैं किस बात पर हंस रहा हूं। मैंने हाथ उठाकर अपनी आंख के कोने पर आए तिरस्सू को पोंछ लिया। मैंने कुछ गहरी सांसें ली, बमुश्किल खुद को शांत किया। सू किंग युआन, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैंने तुमसे तलाक लेने के लिए इतनी मुश्किलें उठाई। अब मेरा अपना करियर है। मैं वापस परिवार में कैसे लौट सकता हूँ? वैसे भी मैं किस लिए लौटूं? नैनी की तरह तुम्हारे लिए व्यस्त रहने? हर दिन तुम्हारी कंपनी में दौड़कर वो बेवकूफ़ी भरा सी फूड कांजी पहुंचाने? तुम अपनी बहन के प्रति दोषी महसूस करती हो। तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरा करना चाहती हो। जंग जिंगरॉन की अच्छी तरह देखभाल करना चाहती हो। लेकिन मुझे इसमें घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आखिर मैंने तुम्हारी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने जंग जिंगरॉन का कुछ नहीं बिगाड़ा और विशेष रूप से मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। सू किंग युआन कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मैं पहले ही दरवाजे तक पहुंच गया था और उसे जोर से खोल दिया। जमी बर्फ के साथ ठंडी हवा अंदर दाखिल हुई। बाहर जाओ, मुझे दूसरी बार मत कहने दो। सू किंग युआन अंततः चली गई, लेकिन मैं थक गया था। फिर भी मुझे नींद नहीं आई। मैं बस जबरदस्ती सुबह तक जागता रहा और मुश्किल से खुद को संभालकर विदेश मंत्रालय के अनुवाद विभाग में काम पर गया। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, एक लीडर मेरे सामने खड़ा हो गया और उसने ईमानदार लहजे में कहा, ग्वान, हालांकि तुमने यहाँ ज़्यादा समय तक काम नहीं किया है, लेकिन तुम्हारा सकारात्मक कार्य दृष्टिकोण और उत्कृष्ट क्षमताएं स्पष्ट हैं। इस बार घरेलू सू कॉरपोरेशन फिनलैंड में एक नई ऊर्जा परियोजना विकसित करना चाहती है, जो हमारे 2 देशों के संबंधों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। फिनलैंड के संबंधित विभागों के नेता इस अवसर का लाभ उठाकर सीईओ सू के साथ देश का दौरा करना चाहते हैं और साथ में एक इंटरप्रेटर चाहिए। मैंने अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट कर दिया है। इस बार तुम विदेश मंत्रालय की ओर से घर वापसी यात्रा पर जाओगे। तुम 6 साल से दूर थे। इस अवसर का लाभ उठाकर अपने परिवार से मिल लो। मैं मुस्कुराते हुए सुन रहा था, लेकिन मेरे दिल में तूफान उठ रहा था। ये सब सू किंग युआन की वजह से था। वो जैसे ही आई, इतनी सारी घटनाएं हो गईं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं बस जबरन मुस्कुराकर खड़ा हो सका। चिंता मत करो सर, मैं मिशन पूरा करने की गारंटी देता हूँ। उस दोपहर मैं, सू किंग युआन और निरीक्षण दल के साथ एक निजी जेट में वापस देश के लिए सवार हुआ। मुझे नहीं पता किसने सीटें व्यवस्थित की थीं, लेकिन मुझे और सू किंग युआन को सिर्फ एक आर्म रेस्ट ने अलग किया था। मैंने थकान से अपना माथा रगड़ा और सिर घुमाकर उसकी तरफ नहीं देखा। हम दोनों स्पष्ट रूप से रात भर जागे थे, लेकिन सू किंग युआन के चेहरे पर थकान के कोई लक्षण नहीं थे। कुछ ही देर बाद एक नरम और मोटा फ्लीस ब्लैंकेट मुझ पर डाल दिया गया। सू किंग युआन की हरकतें बहुत सावधान थीं, जैसे वो मुझे जगाने से डर रही थीं, लेकिन मैं सो नहीं रहा था और मैं उस पर एक नज़र डालना भी नहीं चाहता था। मेरे लिए वो थीं जिससे मैंने कभी सच में प्यार किया और सम्मान किया, लेकिन वो बेड़ियाँ भी थीं जिन्होंने मुझे बांध रखा था। उसके साथ मेरा रिश्ता उस पल पूरी तरह समाप्त हो गया था जब मैंने तलाक के कागजात पर साइन किए थे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही मैं विमान से उतरूंगा, मैं अपने बेटे को देखूंगा, जिससे मेरा सिर्फ खून का रिश्ता था। ग्वानियन। सू मदर उसका हाथ पकड़े वेटिंग एरिया में खड़ी थीं। अब 9 साल का, वो काफ़ी लंबा हो गया था। उसकी आंखें लाल थीं। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो जोर से चिल्लाया, पापा। निरीक्षण दल के नेताओं ने एक दूसरे को देखा। किसी ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या हो रहा है? मैंने विनम्रता से मुस्कुराकर आकस्मिक जवाब दिया, ये छोटा दोस्त शायद अपने पिता को ढूंढ सकता है। मेरे बगल में सू किंग युआन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। पता चला वो फिनिश समझ सकती है। ग्वानचिन पकड़कर आना चाहता था, लेकिन सू मदर ने उसे पकड़ रखा था। इस सुशोभित वृद्ध महिला ने उसे रोते चिल्लाते रहने नहीं दिया, बल्कि उसे दूर ले गईं। सू मदर निश्चित रूप से यहाँ दया से नहीं आई थीं कि पिता पुत्र मिल सकें। शायद वो ग्वानियन चैन का उपयोग करके मुझे कुछ करने को मजबूर करना चाहती थीं। बस अब मेरे पास उसकी बात मानने का कोई कारण नहीं बचा था। फिनिश निरीक्षण दल के साथ सू कॉरपोरेशन का दौरा करने के कुछ दिन काफ़ी सुचारू रहे। आखिर सू किंग युआन कभी काम में गलती नहीं करती थीं, लेकिन जैसे ही निरीक्षण समाप्त हुआ, वो मेरे पास आई। क्या तुम मेरे साथ घर चलकर नियान से मिलना चाहोगे? वो तुम्हें बहुत याद करता है। मैंने सिर हिलाया। भूल जाओ, उसने मुझे पहले कभी पसंद नहीं किया। अब जब मैं 6 साल से चला गया हूं, तो वो निश्चित रूप से मुझसे और नफरत करेगा। उसे जंग जिंग पसंद है। उसे उसका पिता बनने दो।
इससे तुम्हारी अंतिम इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तुम जंग जिंग से जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेती? इस तरह ये जीत जीत होगी, ताकि तुम्हारे भविष्य के पति को उसकी देखभाल तुम्हारे साथ नहीं करनी पड़े। सू किंग युआन ने थकान से आह भरी। ग्वानियन, क्या हमें ऐसे बात करनी है? मैंने उस पर एक ठंडी नज़र डाली। सुनना पसंद नहीं तो हम बिल्कुल बात न करें। ये कहकर मैंने अपना सामान पैक किया और सीधे अपने होटल लौट गया। सू परिवार के घर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। पता चला कि मेरा दोस्त भी देश में था। मैं बहुत अच्छे मूड में था। मैंने जल्दी से उसे मिलने बुलाया। जैसे ही हम मिले, उसने मेरी आंखों में चमक देखी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कुछ बार घुमाया, ऊपर से नीचे तक देखा। आखिरकार उसने मुझे गले लगाया और कहा, ये हुई ना बात भाई, तुम ऐसे ही दिखने चाहिए थे। 6 साल से नहीं मिले। भाई एक साथ होते हैं तो बातों का अंत नहीं होता। बातें करते करते कई घंटे बीत गए। हम अभी जोश में बात ही कर रहे थे कि मेरा फ़ोन बजा। ये एक अज्ञात स्थानीय नंबर था। मैंने माथा सिकोड़ा, एक पल हिचकिचाया, लेकिन अंततः उठाया। दूसरी तरफ एक औरत की हिचकिचाती हुई आवाज़ आई। नमस्ते, क्या मैं ग्वानचिन के पिता से बात कर रही हूँ? मैं उसकी होमरूम टीचर हूँ। ग्वानचिन स्कूल में एक क्लासमेट से लड़ गया। मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया था। उन्होंने मुझसे तुमसे संपर्क करने को कहा। मेरे दोस्त ने अचानक गुस्से से हस्तक्षेप किया, मेरा फ़ोन छीन लिया। नहीं, गलत नंबर मिलाया है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सू किंग युआन, क्या वो पागल है? तुम दोनों तो तलाकशुदा हो और तुमने कस्टडी भी नहीं ली थी। अब तुम वापस आए कुछ दिन हुए हैं, बस झंझट खड़ी कर रही है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही फ़ोन फिर बजा। मैंने फिर उठाया। दूसरी तरफ शिक्षिका का लहजा उत्तेजित और अधीर था। ग्वानचिन चैन के पिता, मैं यहाँ हूँ। मुझे तुमसे जल्द यहाँ आने का आग्रह करना होगा। बड़ों के मामलों को बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करना चाहिए। इससे भी बड़ी बात, ग्वानचिन ने अपने क्लासमेट का सिर फोड़ दिया है। दूसरे माता पिता जोर दे रहे हैं कि तुम आकर घायल बच्चे को अस्पताल ले जाओ। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं और मेरा दोस्त बस स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। शिक्षक के ऑफिस में कई बच्चे मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन बाकी सभी बच्चों के साथ उनके माता पिता थे। केवल घायल ग्वानचिन के पीछे कोई नहीं था। क्लासमेट के माता पिता अपने बच्चे को गले लगाए ग्वानचिन पर उंगली उठाकर गुस्से से चिल्ला रहे थे। इतना छोटा होकर इतना क्रूर कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया कि बिना मारे पीटे नहीं करते? इस माता पिता की बात खत्म होने से पहले ही पास के बच्चे बुरी तरह से दबी हंसी हंसने लगे। सब चिल्ला रहे थे, उसका कोई पिता नहीं है। ग्वानियन की आंखें गुस्से से तुरंत लाल हो गईं। एक भेड़िए के बच्चे की तरह वो फिर से लड़ने को दौड़ा। आप बता सकते थे कि सू परिवार ने शायद उसके लिए औपचारिक मार्शल आर्ट्स कक्षाएं लगवाई थीं, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी के पास माता पिता थे। मुझे दरवाजे पर देखकर उसकी आंखों में चुभन हुई और लाल हो गईं। मैं देख सकता था उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उसने अपने निचले होंठ को कसकर काटा, सिर घुमाया और दृढ़ता से खड़ा हो गया। मैंने ग्वानचिन की अड़ियलपन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अंदर चला गया। मेरी नज़र सब पर एक नज़र डाली और मैंने एक सरल परिचय दिया। मैं ग्वानचिन का बायोलॉजिकल पिता हूँ। मैं उसकी माँ से तलाकशुदा हूँ और मेरे पास कस्टडी नहीं है। नुकसान के बारे में आप उसकी माँ सू किंग युआन से बात कर सकते हैं। ग्वानियन ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे जल्दी से अपनी आंखें पोंछते देखा। उसकी हरकत इतनी तेज थी जैसे वो डर रहा था कि मैं देख लूँगा। क्या ये बच्चा? फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है स्कूल के ऑफिस में, जहां ग्वानियन चैन खड़ा है और मैं उससे सवाल पूछ रहा हूं। और फिर मेरे मन में एक तीखा सवाल उठता है, यही वो बच्चा था ना जिसने अपनी माँ और मुझे तलाक लेने के लिए उकसाया था? तो आखिर ये आंसू कहाँ से आ रहे हैं अब? जैसे ही मैंने सू किंग युआन का नाम लिया, बाकी माता पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनका घमंड काफ़ी हद तक कम हो गया। सू किंग युआन का नाम तो फाइनेंशियल सेक्शन की फ्रंट पेजेस पर सालों से छपता रहता है। शायद ही कोई ऐसा हो जो उसे नहीं जानता हो। ये छोटा सा मामला तो उसके खुद आए बिना भी आसानी से सुलझ सकता था, लेकिन फिर भी उसने ये मामला मुझ पर छोड़ दिया। क्या उसे लगता है कि इससे मेरे अंदर पिता वाली भावनाएं जाग जाएंगी? क्या वो भूल गई है कि प्यार के लिए 2 तरफा रास्ता होना चाहिए? तभी एक माता पिता बोल पड़े, श्रीमान गू, भले ही आप सीईओ सू से तलाकशुदा हैं, लेकिन ग्वानचिन के किसी को मारने के मामले में आपको हमें एक सफाई तो देनी ही पड़ेगी, है ना? मैंने सिर हिलाया। मेरी नज़र ग्वानियन पर पड़ी। बड़े प्यार से लेकिन सख्ती से पूछा, तुमने लड़ाई क्यों की? ग्वानियन ने गर्दन तानी बोलने से साफ इनकार कर दिया। मैंने ठंडे लहजे में कहा, अगर बात नहीं करनी तो अपनी माँ के आने का इंतजार कर। मुझे काम है। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ उलझने का समय नहीं है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही ग्वानचिन एक दुश्मन जानवर के बच्चे की तरह चिल्ला उठा। उन्होंने कहा, मेरा कोई पिता नहीं है। अब तो संतुष्ट हो गए ना? मम्मी ने अंकल जंग से शादी क्यों नहीं की? वो मेरी तरह तुम्हें इग्नोर नहीं करते। मुझे तुमसे नफरत है। मैंने उसके चिल्लाने का इंतजार किया, फिर एक भौं उठाई। जब मैं और तुम्हारी माँ तलाकशुदा नहीं थे, तब तुम्हारा जंग जिंगरॉन को पिता बनाने का मन करना और मुझ पर चिल्लाना समझ में आता था।
अब जब हम तलाकशुदा हैं तो तुम जिसे चाहो अपना पिता बना सकते हो, जाओ ढूंढ लो। माता पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। कानाफूसी मेरे कानों तक पहुंची। इतना छोटा बच्चा अपने माता पिता को तलाक लेने को कहे, कोई आश्चर्य उसके पिता उसे नहीं चाहते। वो श्रीमान जंग, मैंने उसे देखा है, वो अक्सर सीईओ सू के साथ बड़े कार्यक्रमों में आता है। मुझे लगा वही उसके पति हैं। मैंने सोचा नहीं था कि वो दूसरा आदमी होगा। इतनी छोटी उम्र में गुवानियन चैन अपनी जिद्दी उम्र में था। वो ऐसी बातें कैसे सुन सकता था? वो तुरंत बाहर भागना चाहा, लेकिन कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे हट गया, क्योंकि सू किंग युआन उसके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आ गई। उसका चेहरा भावहीन था, पूरी तरह दबंग ताकत से भरा। जैसे ही वो आई, पूरा ऑफिस और भी तंग हो गया। उसकी ठंडी नज़र ने सब पर एक नज़र डाली। क्या हुआ? सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने तुम्हारी तरफ देखा, कोई एक शब्द नहीं बोला। गुवानचिन भी बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो एक तरफ सिर झुकाए खड़ा था, जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं थी। मैंने उस पर एक ठंडी नज़र डाली और कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। बच्चे की संरक्षिका होने के नाते तुम्हें ये मामला संभालना चाहिए। मैं अब जा रहा हूँ। उन दोनों की पुकार को नज़रअंदाज करते हुए मैं बाहर निकल गया। मेरे दोस्त ने जब मुझे लौटते देखा तो वो चिढ़ गया। वो नालायक बच्चा, तुम सच में उसकी चिंता में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं, उस साल तुम्हारे जाने के बाद वो लगातार जंग जिंगरॉन को अपना नया पिता बनाने के लिए चिल्लाता रहा। सू किंग युआन ने उसके तमाचे भी मारे और उसने घर से भागने की धमकी देकर हंगामा खड़ा कर दिया। वो लगभग अपहरण हो ही गया था। सुना है जंग जिंगरॉन ने खतरा मोल लेकर उसे बचाया। तो कह सकते हैं उनका प्यार आपसी है। मैं सीधा अपने दोस्त के साथ बाहर चला गया। स्कूल की उस छोटी सी घटना को मैंने जल्द ही अपने दिमाग के पीछे छोड़ दिया, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि जब हम दोनों शराब के नशे में बाहर से बाहर निकलेंगे तो हमारा सामना सू किंग युआन और उसके बेटे से हो जाएगा। वो गुवानियन का हाथ पकड़े खड़ी थी। मुझे नहीं पता वो कितनी देर से बाहर इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी नज़र कांप गई। गुवान, चलो बात करते हैं। सू किंग युआन उस तरह की इंसान थी, अगर अपना मकसद पूरा ना कर ले तो कभी हार नहीं मानती। मैं उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने दोस्त से साफ कहा कि वो ड्राइवर बुलाकर पहले घर जाए। मैं खुद सू किंग युआन और उसके बेटे के साथ गाड़ी में बैठ गया। गुवानिन आगे की सीट पर बैठा, जबकि मैं और सू किंग युआन पीछे थे। गाड़ी का माहौल बेहद भारी था। मैं ड्राइवर को घबराहट में निगलते हुए सुन सकता था। गाड़ी आखिरकार एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी। एक वेटर विनम्रता से दरवाज़ा खोलने आया, लेकिन सू किंग युआन ने उससे पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उसके सामने वाले हाथ को नज़रअंदाज करते हुए सीधे गाड़ी से बाहर निकल गया। ये रेस्टोरेंट वही जगह थी जहां मैंने 6 साल पहले अपने बर्थडे के लिए बुकिंग कराई थी। 6 साल पहले मैंने खुद सू किंग युआन से मेरे बर्थडे पर मेरे साथ आने का आग्रह किया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उसने पूरा रेस्टोरेंट जोंगजिंग के लिए बुक करवा दिया था। मैं खाना तक नहीं खा सका था। 6 साल बाद उसने खुद पूरा रेस्टोरेंट मेरे लिए बुक करवाया था, लेकिन बदकिस्मती से आज के मैं को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं बैठ गया और सीधे मुद्दे पर आया। तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, लेकिन पहले 2 बातें साफ कर लेता हूँ। पहली, कस्टडी ट्रांसफ़र करना संभव नहीं है। दूसरी, दोबारा शादी करना भी संभव नहीं है। सू किंग युआन ने माथा से कोड़ा। लगा कुछ कहना चाहती है, लेकिन रुक गई। गुआनियन ने लाल लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। आंसू किनारे पर थे, लेकिन आज का मैं उसके रोने की वजह से रात भर नहीं जागेगा। आखिरकार सू किंग युआन ने पहले बात की। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते थे तो शुरू में मुझसे शादी क्यों की? मैं हमेशा सोचती थी हम एक अच्छी जोड़ी थे। तुम सू परिवार के लिए सबसे योग्य दामाद थे। उसकी आंखों में एक मुश्किल से दिखने वाला दर्द था, लेकिन मैं एक ऐसी याद में डूब रहा था जिससे मेरी रूह कांप जाती थी। मैंने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे जैसा आदमी जो बचपन से टॉप करता आया है, उसे पढ़ना असल में पसंद नहीं था? तुम्हारे परिवार ने मुझे 16 साल की उम्र में चुन लिया था, सू परिवार के दामाद के रूप में ढालने के लिए। मैं इस बंदोबस्त से खुश नहीं था, इसलिए मैंने बगावत की, जल्दी डेटिंग शुरू कर दी और तुरंत मुझे एक एकेडमी में भेज दिया गया। मुझे हमारी शादी के दिन तक रिहा नहीं किया गया। वो यादें आज भी मैं याद नहीं करना चाहता। इसलिए मुझे तुम्हारा पति बनने की कोई परवाह नहीं थी, न पहले न अब। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी प्यार भरी शादी का सपना नहीं देखा था कि एक दयालु पिता बनूं और एक वफादार बेटा पाऊं, लेकिन तुम लोगों ने खुद मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया और मुझे साफ कर दिया कि सू परिवार एक पिंजरा है, एक ऐसा पिंजरा जो अगर मैंने नहीं छोड़ा तो मुझे पूरी तरह मार डालेगा। अब मेरी नई जिंदगी है। तुम लोग मेरे लिए सबसे अच्छा यही कर सकते हो कि मुझे परेशान ना करो। और जहां तक इस रेस्टोरेंट की बात है, उस रात 6 साल पहले मैं इससे पूरी तरह घृणा कर चुका था। इतना कहकर बिना माँ बेटे को कोई मौका दिए मैंने अपना बैग उठाया और बाहर चल दिया। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी। मुझे नहीं पता था कि तुम उन चीज़ों से गुजरे, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछना चाहती हूँ, अगर तुमने कभी प्यार भरी शादी के बारे में सोचा था तो क्या ये साबित नहीं करता कि तुम मुझे पसंद करते थे? अगर हाँ, तो क्या हमारे लिए फिर से शुरू करने का कोई मौका है, थोड़ा सा भी? मैं मुड़ा नहीं जवाब दिया।
लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि अगली दोपहर मेरे लंबे समय से अनदेखे पिता मेरे दरवाजे पर आ खड़े होंगे। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो चापलूसी और माफ़ी दोनों का मिश्रण थी। इतने सालों से कहाँ थे, घर एक बार फ़ोन तक नहीं किया। मैंने उसकी कनपटी पर नए भूरे बाल देखे। उस एहसास को बयान नहीं कर सकता था। वो ताकतवर आदमी जो कभी मुझे अपनी मर्जी से झुका सकता था, आज मेरे सामने सिर झुका रहा था। लगता है जो चीज़ें मुझे कभी परेशान करती थीं वो सब इतनी बड़ी नहीं हैं। मैंने कड़े लहजे में कहा, श्रीमान गू, अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो, ऐसे चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसने शायद उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतने तीखे लहजे में उससे बात करूंगा। उसके चेहरे पर मुस्कान एक पल के लिए रुक गई। बनाए रखना मुश्किल हो गया। इस बार कोई बड़ी बात नहीं है, बस सोचा तुम इतने सालों से घर नहीं आए, क्या एक बार आकर खाना नहीं खा सकते? आजकल सीओ सू हमारे परिवार के बारे में बहुत चिंतित रहती हैं। मैं देख सकता हूँ उसके मन में अब भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। तुमने परिवार से बिना बताए तलाक ले लिया। अब जब लौटे हो तो क्यों ना हम दोनों परिवार बैठकर बात करें। आखिर 16 साल की उम्र से तुम सीओ सू से शादी करना चाहते थे ना? मैं उसकी बातों के पीछे का मतलब समझ गया। मेरी मुस्कान और ठंडी हो गई। तुम कह रहे हो कि मैं और सू किंग युवान दोबारा शादी कर सकते हैं? गू ने बार बार सिर हिलाया। उसकी चालाक बादल जैसी आंखों में फिर से एक गणना करती नजर थी। मैं बिना सोचे व्यंग्य कर बैठा। सू परिवार ने इस बार तुमसे क्या फायदे का वादा किया है? रिसोर्स पार्टनरशिप या कोई प्रोजेक्ट? अगर गू परिवार सिर्फ अपने बेटे को बेचकर ही जीवित रह सकता है तो उसका दिवालिया हो जाना और जल्दी बंद हो जाना बेहतर होगा, मैंने बिना किसी शिष्टाचार के कहा। ये सुनते ही वो उत्तेजित हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल नहीं रही। कुछ साल दूर रहा तो समझता है पंख लग गए? क्या ये तुम्हारे पिता से बात करने का तरीका है? अगर किसी बातूनी ने सू किंग युवान को नहीं बताया होता कि मैंने तुम्हें उस एकेडमी में भेजा था तो वो अचानक हमारे परिवार से निवेश वापस नहीं ले लेती। एक ही रात में गू कॉरपोरेशन का मार्केट वैल्यू आधा हो गया। आज जो हो, तुम्हें मेरे साथ उससे मिलने जाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए उसने मेरी बाह पकड़ने की कोशिश की। मैंने उसे सीधे झटक दिया। फिर भी मैं उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार हो गया। गू परिवार का ये सड़ा हुआ टुकड़ा, अब इससे निपटने का समय आ गया था। 1 घंटे बाद सू परिवार के पुराने निवास में मैं फिर से सू किंग युवान से मिला, लिविंग रूम में। गुआनियन शेन उसके बगल में बैठा था। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे एक सीट पर जा बैठा। सू किंग युवान एक पल हिचकिचाई, फिर बोली, गुआनियन, तुम आज यहाँ क्यों हो? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए बेहतर है कि तुम बिल्कुल ना दिखो। सू किंग युवान की आंखें एक पल के लिए धुंधली हो गईं। काफी देर बाद उसने आह भरी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती, मैं बस। उसे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिला। इस बार उसे टोकने वाला था गू। गू ने हंसते हुए एक बढ़िया शराब निकाली और मेज पर रख दी। उसने नकली उत्साह से सू किंग युवान और उसके बच्चे का स्वागत किया। आओ आओ, ये बढ़िया शराब पीकर देखो जो मैंने संभाल कर रखी थी। गुआनियान, ये लड़का बचपन से ही जिद्दी है, मैंने इसे डांट दिया है। इस बार वो लौटा है तो सीओ सू के साथ रहेगा, अच्छी जिंदगी बसर करेगा। मेरे ख्याल से हमें कोई शुभ दिन निकालकर दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। उसने चापलूसी से सू किंग युवान के लिए पूरा गिलास शराब भर दिया। शायद उसकी नज़रों में मैं हमेशा एक आश्रित था, एक औजार जिसका इस्तेमाल फायदे के लिए किया जा सकता है। संक्षेप में, कभी भी एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसे जवाब देने वाली सू किंग युवान नहीं थी, बल्कि गू घर का मुख्य द्वार था जो अचानक जोर से खुला। कई बॉडीगार्ड्स ने मुख्य दरवाज़ा धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। तुरंत बाद एक औपचारिक जैकेट पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आया। ये कौन सा जमाना है? अभी भी अरेंज मैरिज के खेल खेल रहे हो? एक पल में पूरे गू घर का माहौल अचानक ठंडा और गंभीर हो गया। गू जल्दी से आगे बढ़ा, चापलूसी करने लगा। नेताजी, किस हवा में आपका पदार्पण हुआ? बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली, उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र बर्फ की तरह तेज थी। 1950 में विवाह कानून ने अरेंज मैरिज को समाप्त कर दिया। तुम्हारी ये हरकत उसके खिलाफ भी है और सिस्टम के खिलाफ उकसावा भी। क्या तुम इतिहास की धारा के खिलाफ जाना चाहते हो? बस इन कुछ छोटे से वाक्यों ने गू को वहीं स्तब्ध कर दिया, जिसमें वो शख्स भी शामिल था जिसने हमेशा मुझे केयरटेकर की तरह ट्रीट किया था। सब स्तब्ध थे, बुजुर्ग को देख रहे थे। गू बोला, ये हमारा पारिवारिक भोज है, विदेश मंत्रालय से कोई यहाँ कैसे? सर, आप मजाक कर रहे होंगे। बूढ़े नेता ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने बस मुझ पर दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, गुआनियान, यहाँ आओ। बूढ़े को मेरी तरफ देखते देख गू की आंखों में संदेह और बढ़ गया। ये नेताजी, आप किसी और से तो गलती नहीं कर रहे? मेरा ये बेटा कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाया, कुछ साल पहले तलाक का हंगामा करके भाग गया था। सर, आप उसकी बात पूरी होने से पहले दोनों तरफ के बॉडीगार्ड्स ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। मैं खड़ा हुआ और सबकी हैरान नज़रों के बीच बुजुर्ग के पास गया, एक माफ़ी भरी नज़र के साथ। बूढ़े नेता, मुझे बहुत खेद है कि आपको मेरे पारिवारिक मामले से इतनी परेशानी उठानी पड़ी। गू के मुझे ले जाने से पहले मैंने अपने भाई को, जो खुद एक डिप्लोमैट है, एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था
जब मैंने विदेश मंत्रालय में काम शुरू किया तो मैं उनसे एक बार मिल चुका था। बूढ़े ने हाथ हिलाकर टाल दिया। तुम विदेश मंत्रालय के एक उत्कृष्ट साथी हो, अभी जवान हो, 5 भाषाओं में फ्लुएंट हो और तुम्हारी कार्यक्षमता बेहतरीन है। मैं तुम्हारी पारिवारिक यात्रा की छुट्टी जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं तो काफी समय से अपने पद पर लौटने का इच्छुक था। बूढ़े ने सिर हिलाया। पीछे कई पुलिस गाड़ियां थीं। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, पुलिस गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा और गू को दस्तावेज दिखाए। हमारी जांच के अनुसार जिस स्कूल में आपने पहले गुआन को भेजा था उसमें कुछ समस्याएं हैं। कृपया हमारे साथ जांच में सहायता करने के लिए चलें। मैंने कुछ नहीं किया, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। किस आधार पर मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? गू जोर जोर से अपनी बेगुनाही का ऐलान कर रहा था, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। एक पारिवारिक भोज अप्रिय रूप से समाप्त हुआ। मैं बूढ़े नेता के साथ गाड़ी में जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक पीछे से एक सिसकी आई। पापा! गाड़ी का दरवाज़ा पकड़े मेरा हाथ अनजाने में कस गया। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और सिर हिलाया। एक डिप्लोमेट की नौकरी दूसरी नौकरियों जैसी नहीं होती। अक्सर विदेश में तैनात रहना पड़ता है। परिवार से मिलने के अवसर पहले से ही कम होते हैं। कुछ मामलों को जल्दी निपटा लेना बेहतर होता है। ये शब्द कहकर बूढ़े नेता ने पहले प्रस्थान कर दिया। मैंने सिर घुमाकर सू किंग युआन और उसके बेटे की तरफ देखा। ग्वानियन शेन अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखें मुझे देख रही थीं, आंसुओं से भरी। उसने अपनी सिसकी को रोकने की कोशिश की, अपना सिर ऊपर उठाया जैसे आंसुओं को गिरने से रोकना चाहता हो। क्या तुम सच में मेरे पिता नहीं रहना चाहते? क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते? ग्वानियन शेन ने अपने होंठ काटे, ऐसा लगा उसके लिए बोलना मुश्किल हो रहा है। पिछले कुछ सालों से मम्मी और मैं तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं अक्सर मम्मी को स्टडी में तुम्हारी फ़ोटो को देखता हूँ। मैंने पहले जो कहा वो मेरी नादानी थी। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे पापा? मैंने उसे देखा। अचानक मुझे थोड़ा दुख हुआ। वो आखिरकार मेरा बेटा है। ये कहना कि मुझे उसका कोई दुख नहीं होता असंभव है। आज का मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं उस पुराने मैं की ओर से माफ़ नहीं कर सकता। तो मैंने उसे शांति और नरमी से देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो समय बिताया वो ज़्यादा लंबा नहीं था। उन छोटे से 3 सालों में 1.5 साल तक तुम्हें इस दुनिया की पूरी समझ भी नहीं थी। उस समय मैं तुम्हें हर दिन गोद में लेता, छत के नीचे तुमसे बातें करता, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हें उसमें से ज़्यादा कुछ याद नहीं है, है ना? बाद में जब तुम्हें दुनिया की प्रारंभिक समझ आई, तब तुमने मेरे पिता होने के बजाय किसी और को अपने पिता की पुकार सुनाने की ज़्यादा उम्मीद की। भले ही तुम सिर्फ एक मासूम बच्चे थे, उस पल मेरा दर्द असली था। उसके बाद के 6 सालों में मैं तुम्हारे विकास से अनुपस्थित रहा। मैंने कभी तुम्हारी परवरिश में हिस्सा नहीं लिया। तार्किक रूप से मुझे तुम्हें डांटने या कुछ सिखाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ। भले ही तुम सिर्फ एक बच्चे हो, सिर्फ एक बच्चे होने का बहाना ग्वानियन शेन माफ़ी के लायक नहीं है। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, पीछे से एक विभत्स चीख आई। पापा, मुझे पता है मैं गलत था। मेरे कदम थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन अंत में मैं नहीं रोका। मुझे ठंडा दिल या गैर जिम्मेदार कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे मेरे बारे में जो भी सोचें, मैंने ग्वानियन शेन को पहले ही सब कुछ बेहतरीन दे दिया था। वो सू किंग युआन के पास है। उसे सबसे अच्छी शिक्षा मिल सकती है। उसे मिलने वाली देखभाल और प्यार कम नहीं होगा। भविष्य में वो पूरी सू कॉरपोरेशन को विरासत में लेगा। उसके पास जो कुछ होगा वो उससे कहीं ज़्यादा है जितना वो कभी सोच सकता है। ये सोचकर मेरे मुंह के कोने एक राहत भरी मुस्कान में उठ गए। गू घर से बाहर निकलने के मेरे कदम तेज हो गए। जिस दिन मैं फिनलैंड लौटा, सू किंग युआन मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आई। उसने अब मुझसे वो सवाल नहीं पूछे, क्या हम दोबारा शादी कर सकते हैं? वो बस चुपचाप मुझे देखती रही। गुआन, अगर हम सब कुछ फिर से कर सकते तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें संजोती, तुमसे प्यार करती, ऐसे नहीं जैसे अब है। तुम्हें खोकर बहुत देर हो जाने पर पछतावा होता है। मैं हमेशा सोचती थी तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैंने जो कुछ भी किया उसने तुम्हें कभी खुश महसूस नहीं कराया। गुआन, मैं सच में बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैंने उसे जवाब नहीं दिया। मैंने बस फ्लाइट इन्फॉर्मेशन बोर्ड की तरफ देखा। आखिरी बार भी तुमने मुझे विदा किया था ना? बस उस समय हमने ठीक से अलविदा नहीं कहा था सू किंग। इस बार चलो ठीक से अलविदा कहते हैं। वो काफ़ी देर तक झिझकती रही, एक पूरा वाक्य नहीं बना पाई। मैं उसके सामने खड़ा हो गया और उसकी तरफ अपनी बाहें खोल दी। इतनी उदास मत हो, मैं तुम्हारा एक पुराना जाना पहचाना दोस्त तो माना जा सकता हूँ, है ना? चलो एक गले लगा लेते हैं। बात मेरे मुंह से पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं अचानक एक गर्म आलिंगन में खिंच गया। सू किंग युआन की अनोखी सुगंध ने मुझे घेर लिया। उसने मुझे बहुत बहुत कसकर पकड़ रखा था। मैंने एक आह भरी। मैंने अपना हाथ उठाकर सू किंग युआन की पीठ को हल्के से थपथपाया। उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे, जिससे मेरी सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। जब मैंने मुंह खोला तो मेरी आवाज़ घुटी हुई थी। नॉन शेन का अच्छे से ख्याल रखना। कृपया बहुत दुखी मत होना। अगर कोई उपयुक्त व्यक्ति मिले तो एक नया परिवार बसा लेना। याद रखना, उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना।
सूकिंग युआन ने मुझे गले लगाया और सिर हिलाया। एक ठंडे तरल की बूंद मेरी गर्दन पर गिरी। मैं आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। किस्मत कभी कभी बहुत क्रूर होती है। मैं हमेशा सोचता था सूकिंग युआन के मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं है, इसलिए मैंने निर्णायक रूप से छोड़ दिया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मेरा जाना सबके लिए सबसे अच्छा समाधान था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये सब चूक गए मौकों में समाप्त होगा। शायद ये रिश्ता सूकिंग युआन के लिए भी एक अफसोस है। वो औरत मेरे कान से लगी। उसकी आवाज़ भयानक रूप से कांप रही थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले कभी इतनी गंभीरता से नहीं पकड़ा था। उस पल मेरी आंखें जल उठीं। फिर मैं राहत के साथ मुस्कुराया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किंग युआन, हम दोनों को आगे बढ़ना है, पीछे मत देखना। उसने मेरा हाथ थामा और मेरी आंखों में गहराई से देखा, अविश्वसनीय रूप से गंभीरता से। मैं एक नया पति चाहती हूँ और नॉनशिन का हमेशा सिर्फ एक ही पिता होगा। मुझे पता है अतीत ने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, तुम हमें माफ नहीं करना चाहते, लेकिन नियानशेन और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर किसी दिन तुम हमें देखना चाहो तो बस मुझे बता देना। चाहे मैं कहीं भी हूं, मैं निश्चित रूप से नानशेन को तुरंत तुम्हारे पास ले आऊंगी। मेरे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। उसकी बात पूरी होने से पहले एयरपोर्ट के एक खंबे के पीछे से एक छोटी आकृति बाहर निकली। गुआन यानशेन की आंखें लाल थीं। पापा, मुझे पता है मैं गलत था। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम फिर से मेरे पिता नहीं बनना चाहते। मैं झुका, ठीक उसी तरह जैसे उसने अनगिनत बार जब वो छोटा था मैं उसे दिलासा दिया करता था। धीरे से उसके चेहरे से आंसू पूछे। मुझे माफ करना नानशेन, मेरे लिए तुम्हारे साथ हमेशा रहने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा पिता रहूंगा। ये कोई नहीं बदल सकता। लेकिन इससे पहले कि मैं एक पिता बनूं, मुझे पहले अपने आप को बनना होगा। फिन एयर फ्लाइट A52 के यात्रियों का ध्यान आकर्षित करें। कृपया बोर्डिंग के लिए गेट पर जाएं। हेलसिंकी जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, आपकी उड़ान ने बोर्डिंग शुरू कर दी है। मैं धीरे से खड़ा हुआ, अपना हाथ बढ़ाकर गुआनशेन के बालों को सहलाया, फिर सूकिंग युआन की तरफ देखा। मैंने बस इतना कहा, इसे घर ले जाओ। ये कहकर मैंने अपने बगल में रखा छोटा सूटकेस उठाया, मुड़ा और 1 कदम 2 कदम बिना पीछे देखे चल दिया। विमान ने उड़ान भरी, बादलों को चीरता हुआ ऊपर की ओर बढ़ गया। नीचे पूरा शहर रोशनी की एक बुनाई बन गया। शायद खून के रिश्ते हमें फिर से अनगिनत मौके देंगे, दोबारा मिलने के, कुछ शब्द कहने के, कुछ दर्द बांटने के। लेकिन मेरा चुनाव कभी नहीं बदलेगा। आगे का सफर अभी भी बहुत लंबा है और इस बार मैं केवल अपने लिए जीऊंगा।